हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? तो अब तक आपने कितने लेक्चर देख लिए टोटल? 11 है ना? और आज लेक्चर नंबर अपना कौन सा है? 12। हेलो हेलो। आज लेक्चर नंबर अपना कौन सा है? 12। अब तक देखो अपने कितने टॉपिक हो चुके हैं टोटल? इंडेक्स में देखते हैं कोर्स स्ट्रक्चर में कितने हो गए। देखो एक पहला तो कौन सा था, वो तो इंट्रोडक्शन था, मान लो वो हो गया। टेंस के हो गए सारे, और एक्टिव पैसिव हो गया, दो टॉपिक हो गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, तीन टॉपिक। और देखो आर्टिकल्स 4, डिटरमिनर्स 5, और आज मॉडल्स 6। और बस एक लास्ट टॉपिक अपना बचेगा ग्रामर का, कौन सा? प्रीपोजिशन, है ना? बाकी सारे टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे आज खत्म। एक मॉडल्स का आज है, और ये एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ना? तो देखो इतना कोर्स अपना खत्म हो जाएगा, बस ये उसके बाद वो लेटर प्रेसी, और फिर दो चार क्लासें आपकी और बचेगी। यानी कि कोर्स अपना अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बाकी के जो बाद वाले टॉपिक हमने पढ़े हैं ना, उन पे अगर आप थोड़ा बहुत कम भी ध्यान दोगे, तो उससे ज्यादा कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो शुरू के जो तीन टॉपिक थे ना, एक्टिव पैसिव नरेशन और टेंस, उनको आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उन वो दिखने में छोटे हैं। वो लगता है आपको ऐसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट उनका वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जो कुछ भी इंग्लिश में लिखोगे, जो कुछ भी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में वहां लिखोगे, जो कुछ भी कंपोजिशन में लिखोगे, वो सारा ही आप किसकी हेल्प से लिखोगे? टेंस, एक्टिव पैसिव और नरेशन, है ना? तो वो उन तीन टॉपिक की क्लास आप बार बार देखना। और उसके बाद ये जो टॉपिक है, और ये सिंपल भी बहुत है, बाद वाले तो ये मॉडल्स है, डिटरमिनर्स है, आर्टिकल्स है, थोड़ा बहुत रटने की चीज है। एक दो बार आप मतलब वीडियो भी देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएगी सब चीजें। और देखो बच्चे बार बार प्रैक्टिस के लिए बोलते रहते हैं, बस ये ग्रामर का लास्ट टॉपिक एक और बचा है, वो खत्म हो जाए, उसके बाद एक वीडियो इनका रिवीजन कर लाएंगे सबका, कि पूरा जितना भी सिलेबस आपको करा वो रिवाइज हो जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, टॉपिक वाइज अपने की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देंगे, है ना? तो आप उस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो, वो करवाते रहेंगे टाइम टाइम पे सब कुछ। तो ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 12, है ना? 11 हो गए टोटल अपने। अब देखो इसमें क्या देखेंगे, एग्जाम पैटर्न। हर कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्या देखते हैं, उसका एग्जाम का पैटर्न, यानी कि उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखते हैं, है ना? उससे हम पता लगाते हैं कि हमें टॉपिक किस तरीके से कितना कितनी डेप्थ तक हमें उसको पढ़ना है। और देखो जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स है वो सारे, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या सारे मॉडल पढ़ेंगे, और ना मॉडल मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। और देखो मिसलेनियस और पीआईक्यूज। ये अपना चैनल है कनेक्ट सिविल्स, है ना? ये टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम सब चीजें मिलती रहेगी, पीडीएफ वीडीएफ सब आपको इसी पे मिलती रहेगी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। और देखो इतना अपना हो गया, और इतना सा पोर्शन अपना बचा है। और देखो ये क्या है, आपको पेन और नोटबुक लेके बैठना है। आपको क्या करना है, जो भी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे और इस पीडीएफ के अंदर ना हो, तो वो क्या करना है, आपको वहां अपने हाथ से नोट करना है उसको। और देखो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। और देखो ये क्या है, कमेंट करने के लिए, यानी कि आपको कमेंट जरूर करना है ना? आपको लाइक अनलाइक जरूर करना है, नहीं अच्छा लगे उसको डिसलाइक कर दो, बट कमेंट भी जरूर करो। जिससे क्या है कि हम अपने चैनल वीडियोस के अंदर या पढ़ाने के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट और ज्यादा कर सके, है ना? और देखो सभी चीजों को आप क्या कर लो अपने दिमाग में, ये देखो जैसे सेव करने का ऑप्शन है ना, ऐसे सेव कर लो। और देखो ये क्या है, आप लोग प्रैक्टिस खूब किया करो। प्रैक्टिस मतलब लिखने की प्रैक्टिस खूब किया करो, आंसर राइटिंग खूब सारी किया करो। ज्यादा इंप्रूवमेंट उसी से निकल के आएगा। पेपर 1 2 3 के अंदर तो आपको कंप्लीटली प्योरली बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करनी है। और उसके बाद देखो टू गेट पीडीएफ, पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी वीडियो का स्क्रीनशॉट क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा। कहीं भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, कहीं भी टेलीग्राम पे शेयर कर दो, कहीं भी मतलब ट्विटर पे शेयर कर दो, जहां आपको अच्छा लगे वहां शेयर कर दो। और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करो, कनेक्ट सिविल्स पे लेट्स कनेक्ट इट पे आप क्या कर दो, उसको सेंड कर दो। सिर्फ सेंड कर देना, बस आपको पीडीएफ दे देंगे उसी समय। और उसके बाद आगे चलते हैं देखो। और देखो आपकी वोकैब की शीट्स भी बना रहे हैं, आपको मतलब जल्दी दे देंगे, है ना? आप उस बात की कोई ज्यादा चिंता मत करो। अब देखो ये मॉडल्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि पिछले सालों में क्या क्वेश्चन आए हैं, यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है ना? कि आरपीसी मॉडल्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो देखो इसका नाम मॉडल्स है ना? आप इसको कभी भी ऐसे मॉडल्स मत बोलना, क्योंकि आजकल लोग पता नहीं से क्यों इसको ऐसे मॉडल्स बोलने लगे। बट ये मॉडल्स है नहीं, एक्चुअली में मॉडल्स ही है ना? तो इसको मॉडल्स ही बोलना है, ये मॉडल्स नहीं है। अब देखो एग्जाम पैटर्न में हम देखते हैं, एग्जाम पैटर्न में हम क्या देखते हैं, मोस्टली हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखते हैं कि पिछले सालों में आरपीएससी ने क्या पूछा है ना। देखो क्या लिखा है, मे इट नो दिस फॉर साउथ। देखो किसका क्वेश्चन है, ये मॉडल का, है ना? तो हमें चेंज भी किस पे करना है, इस मॉडल में ही चेंज करना है अपने को।
देखो ये मैं आपको समझाऊंगा कि इसको क्यों किया, मेरे को माइट क्यों किया या कुछ और किया तो क्यों किया, बट क्वेश्चन किसका था, मॉडल का था, है ना। तो हम चेंज भी किस में करेंगे, मॉडल में करेंगे। और देखो आपको मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये क्या हमारी सीक्वेंस है क्वेश्चन के आने की। जो सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था स्ट्रेटेजी के ऊपर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आएंगे। याद कैसे रखना है, एपीटीएम, ए मतलब आर्टिकल्स और डेटरमिनर्स, पी का मतलब प्रीपोजिशन, टेंस, मॉडल्स, लास्ट में एक्टिव पैसिव और नरेशन। यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन लिखा हो और आपको ना समझ में आ रहा हो कि इसमें क्या एरर है, तो आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का हो सकता है। यानी कि देखो, अब देखो पहला ही पहला आर्टिकल का है, यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, तो उसके अंदर आप टेंस की एरर मत देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर किसका होगा, वो आर्टिकल या फिर डिटरमिनर का होगा, तो उसके अंदर उसकी एरर भी उसी की होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 10 है ना, टेंथ, इसके अंदर आप मॉडल्स की एरर मत ढूंढना, क्योंकि इसके अंदर किस चीज की एरर होगी, इसके अंदर नरेशन की ही एरर होगी। तो इससे क्या है ना, इस सीक्वेंस से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी देखो। और थोड़ी सी हेल्प भी आपके एग्जाम में बहुत होती है आपके लिए ना, क्योंकि बाकी जगह तो कहीं भी कोई गुंजाइश है ही नहीं बाकी किसी सब्जेक्ट में, तो चलो इसमें थोड़ा बहुत क्या मिलेगा आपको, हेल्प मिल जाएगी। तो उससे आप क्या इजीली एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपने 10 की 10 एरर सही से फाइंड आउट करके रीराइट कर दिया है सेंटेंस को, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे मात्र कितने से टाइम में, 1-2 मिनट के अंदर अंदर, है ना। और ये स्कोर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के अंदर आप कितना बड़ा आंसर लिखोगे 10 नंबर के लिए, वहां लिखोगे कितना, उसके ऊपर सोचोगे क्या क्या उसका कंक्लूजन होगा, क्या उसका इंट्रो होगा, क्या उसकी बॉडी होगी, कैसे सीक्वेंस से आपको लिखना है, वो आपको बहुत बाद में पता चलेगा। देखना कि कितना मुश्किल चीजों करना ना, और इधर देखो 10 नंबर लाना कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, लेट मी शो यू हाउ टू डू इट, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल आई, है ना। ऐसा क्यों होगा ये बाद में सीखेंगे, बट ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे सिर्फ आपके किस पे, मॉडल पे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। वॉक फास्ट लेस्ट, ये वुड की जगह क्या आएगा, शुड, है ना। तो ये क्यों आया ये हम आगे सीखेंगे। और देखो शुड यू लाइक टी और कॉफी, इसकी जगह क्या करेंगे, वुड। और देखो शी प्ले सितार एज वेल एज बीना, शी कैन प्ले सितार एज वेल एज बीना। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये मॉडल बहुत ही छोटा टॉपिक है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने बिल्कुल मैं मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप उतना ही पढ़ना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे ज्यादा मतलब, क्योंकि देखो मॉडल एक बहुत ही अलग टाइप का टॉपिक है ना, उससे ज्यादा उसमें सीखने की कोशिश मत करना। मैंने आपको बिल्कुल सही सटीक तरीके से इसके अंदर बताया, उतना ही सीखना। अगर आपका और ज्यादा मन करे ना इसको सीखने का, पढ़ने का, तो इसी सेम वीडियो को एक बार और देख लेना, बट इसके अलावा कुछ और मत देखना, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे उन चीजों में, क्योंकि वो बुक वाले या कोई भी उसको सही तरीके से आपको ना अलग अलग डिफरेंस करके समझाता नहीं है ना। वो उसमें बहुत बड़ी थ्योरी लिख देते हैं, और वो आपके समझ में नहीं आएगी कभी भी। आपको वो मतलब बहुत सारा सीखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना सफिशियंट है, उतना ही पढ़ना आप सिर्फ। अब देखो मॉडल, अब देखो जो मॉडल होता है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक इतनी सी बात याद रखो कि मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं है। एक हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसको अपने दिमाग में रखो, बस वही मॉडल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं कौन हूं, मैं आपका हेल्पर हूं, मान लो मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेन पर्सन तो आप हो। एग्जाम आपको देना है, तैयारी आप कर रहे हो, मैं तो सिर्फ आपकी क्या कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप ही आगे नहीं खड़े होगे तो मैं किसकी हेल्प कर पाऊंगा, मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना। यानी कि मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कब आती है, जब मेन वर्ब हो तभी आती है। अगर मेन वर्ब ही ना हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब का तो कोई काम ही नहीं है। जब मेन आदमी ही नहीं खड़ा होगा तो हेल्पर तो कहां से खड़े होंगे, बताओ आप, नहीं आ सकता ना हेल्पर। यानी कि मॉडल के साथ मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है ना। किसी भी मॉडल के साथ मेन वर्ब का लिखना हमें बहुत जरूरी है। बिना मेन वर्ब के मॉडल अकेला कभी भी नहीं आएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब अकेली कभी नहीं आएगी, तो वैसे ही मॉडल भी क्या होगा, बिना मेन वर्ब के अकेला कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ हेल्प करना है ना। समझे आप लोग बात। यानी कि हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि मॉडल क्या होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब की हेल्प करना। अगर मेन वर्ब ही नहीं है सेंटेंस में तो मदद किसकी करेंगे इसका, तो फिर वहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखी भी नहीं जाएगी, है ना। तो बस इतनी छोटी सी बात है। और देखो मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, विल होता है, वुड होता है, शैल होता है, शुड होता है। सिंपल है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। और देखो मस्ट, मस्ट नॉट भी होता है मान लो,
मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज टू, ought टू। ये इतने क्या होते हैं, हमारे मॉडल होते हैं। अब देखो आप इसको इस सीक्वेंस से याद मत करना, सिर्फ अपने दिमाग में रखना। अगर कहीं लिखा हो कैन, इसका मतलब क्या होता है, ये मॉडल है। अगर कहीं लिखा हो शुड, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, एक मॉडल है। इस सीक्वेंस को इस तरीके से आप याद करने की कोशिश मत करना, वो आपके एग्जाम में कोई काम नहीं आएगी। बस कहीं लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक मॉडल है। और देखो किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म लिखी जाती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म यानी कि आप ये मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिना एस या ईएस वाली। देखो किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लिखी जाएगी, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लिखी जाएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, है ना। बस अब देखो आगे थोड़ा सा चलते हैं। किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म। और देखो जब मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया था, तो मैंने क्या बताया था आपको मॉडल के लिए, कि किसी भी मॉडल के बाद हम क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। पैसिव बनाते टाइम क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। और पैसिव में हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो देखो इस सेकंड वाली चीज को भी याद रखो, कि अगर मॉडल लिखा होगा, उसके बाद बी लिखा होगा, उसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल अकेला लिखा होगा, तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और अगर मॉडल के बाद बी लिखा होगा, उसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको पैसिव में भी सिखाया था। उसके बाद देखो अगर मॉडल लिखा होगा, उसके बाद हैव लिखा होगा, मॉडल के बाद क्या लिखा होगा, हैव के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी। आपको पता है कि सर हैव के बाद तो वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो बस तीनों क्लियर हो गए आपके। अगर मॉडल अकेला लिखा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर मॉडल के बाद हैव लिखा होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और मॉडल के बाद अगर बी लिखा होगा तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और वो क्या होगा, पेसिव होगा। बस इतनी सी चीज है, सिंपल सी। और देखो आपको एक बात बताता हूँ, कि अब ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कब, मॉडल अकेला होगा जब। पी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कब, जब मॉडल का पेसिव लिखा होगा तब। अब देखो मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर कब लिखते हैं हम, क्या लिखा है, देखो मॉडल का पास्ट बनाने के लिए। एक बात देखो, मैं जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल। ठीक है, क्या लिखा मैंने, आई गो टू टेम्पल। मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल। मैं मंदिर जाता था या फिर गया, आई वेंट टू टेम्पल, है ना। क्यों बढ़ा दिया आपने, देखो आपने प्रेजेंट के लिए तो लिख दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के लिए लिख दी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आपका सेंटेंस क्या बन गया, पास्ट बन गया। अब एक बात देखो, मैंने आपको ऐसा लिखा सेंटेंस कि आई शुड गो, आई शुड वर्क हार्ड। क्या लिखा, आई शुड वर्क हार्ड, मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए। लेकिन हमें कभी कभी ऐसा भी तो बोलना पड़ सकता है ना, कि मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए थी। क्या बोलना पड़ सकता है, कि मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए थी। उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे बताओ। उसकी इंग्लिश बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब देखो शुड का तो कुछ पास्ट होता नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ। हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसको ऐसे लिखते हैं, देखो उस स्ट्रक्चर को, आई शुड हैव, आई शुड हैव वर्कड हार्ड। बस आई शुड वर्क हार्ड का मतलब तो क्या होता है, मुझे मेहनत करनी चाहिए। आई शुड हैव वर्कड हार्ड का मतलब क्या होता है, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। बस इतना सिंपल सा है ना। तो देखो अब आप ये सोचो कि ये हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कब लिखते हैं, जब हमें मॉडल का पास्ट बनाना होता है तब। जब हमें कोई पास्ट की बात कहनी होती है तब। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। और कोई ऐसे बोले आपको वहां जाना चाहिए, तो क्या बोलोगे, यू शुड गो देयर। बस इतनी सिंपल सी बात है। किसी भी मॉडल के साथ क्या लिख दो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, क्या बन जाएगा उसका, पास्ट बन जाएगा। बस ये देखो और भी लिखा है नीचे, शुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हो, और माइट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मस्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए थे, यू मस्ट हैव ओबेड दी ट्रैफिक रूल्स। बस इतना सिंपल है। आगे चलो। अब देखो ये हमने सीखी इतनी सी बात, अब हम आगे सीखते हैं। यानी देखो हमने सिर्फ क्या सीखा, कि किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। और हमने क्या सीखा, किसी भी मॉडल का पेसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल प्लस बीईबी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमने क्या सीखा, किसी भी मॉडल का पास्ट बनाने के लिए यानी कि किसी भी पास्ट की बात को कहने के लिए क्या करेंगे, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन ए वर्ब एंड ए मॉडल। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी क्या, कि मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल क्या होते हैं, मॉडल होते हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो देखो एक्चुअली हम क्या सीख रहे हैं बात, कि डिफरेंस बिटवीन ए वर्ब एंड ए हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब। मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। बस इतनी सी बात है। आप सिर्फ एक बात याद रखना कि मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखो पहला ही पहला सेंटेंस क्या लिखा है, आई वॉन्ट गो देयर, है ना। क्या लिखा है, आई वॉन्ट गो देयर। दूसरा क्या लिखा है देखो, वी शुड टू गो देयर। क्या लिखा है देखो, वी शुड टू गो देयर। अब आपको एक बात बताता हूं, देखो किसी भी वर्ब के बाद, किसी भी वर्ब के बाद अगर आपको एक और वर्ब लिखनी हो, अगर एक और वर्ब लिखनी हो, तो इन दोनों वर्ब को आपस में कैसे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, टू से। यानी कि वर्ब प्लस टू प्लस दूसरी वर्ब, है ना। हम किससे जोड़ेंगे इसको, हमेशा टू से। एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ठीक है जी। अब देखो दूसरी बात यह है कि क्या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद अगर हम कोई दूसरी वर्ब लिखते हैं तो उसके बीच हम टू लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। देखो मेन वर्ब अलग चीज है ना, हेल्पिंग वर्ब अलग चीज है। एक वर्ब को, मेन वर्ब को किसी दूसरी वर्ब से जोड़ना है तो बीच में क्या लिखोगे, टू। लेकिन अगर किसी हेल्पिंग वर्ब को किसी वर्ब से जोड़ना है तो बीच में कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों, हेल्पिंग वर्ब तो उसकी मदद करेगी, तो बीच में कोई नहीं आएगा, है ना। देखो ये बात कैसे मैं कह रहा हूं, देखो ऐसे लिखा होता है, आई आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क, या फिर कुछ भी, आई हैव डन, है ना, या फिर कुछ भी, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखो ये हैड क्या चीज है, ये हैड है हेल्पिंग वर्ब, और ये डन क्या चीज है, ये डन है मेन वर्ब। क्या आपने इनके बीच में टू लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। ऐसे भी बोलते हो आप, देखो आई एम राइटिंग ए लेटर, ये एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है, मेन वर्ब। क्या आपने इनके बीच टू लिखा, नहीं लिखा। यानी कि हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब लिखते हैं तो उनके बीच टू का यूज नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे सर टू का यूज कब करते हैं, टू का यूज जब करते हैं जब किसी मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखते हैं, तब किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। बस एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ना तो टू लिखेंगे, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हमें कोई वर्ब लिखनी हो तो उनके बीच कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस बात को याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। आप छोटा सा एक सेंटेंस है, इसी से समझ जाओगे। ये सेंटेंस आप सभी को आता होगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ऐसा कुछ भी सेंटेंस छोटा मोटा, है ना, आई एम राइटिंग ए लेटर, कुछ भी। अब देखो इसमें ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीटेड क्या है, मेन वर्ब। इसके बीच क्या हमने टू लिखा, नहीं लिखा। बस इतना सा याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब लिखते हैं, लेकिन मेन वर्ब के बाद अगर हमें कोई दूसरी वर्ब लिखनी हो तो बीच में क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, है ना। इसके ऊपर आपके एग्जाम में बहुत एरर आ सकती है। अब देखो आई वॉन्ट गो देयर, वॉन्ट एक वर्ब होती है, डब्ल्यू ए एन टी वॉन्ट, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। डब्ल्यू ए एन टी वॉन्ट क्या होती है, मेन वर्ब होती है। और इसके बाद आपको एक वर्ब और लिखनी है, कौन सी, गो। क्या आप दोनों वर्ब एक साथ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते सर। क्या करना पड़ेगा, आपको बीच में टू लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बीच में टू लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू, आई वॉन्ट टू गो देयर, है ना। ठीक है जी। अब अगला सेंटेंस देखो, इसमें क्या लिखा है, वी शुड टू गो देयर। ये सही लिखा है, गलत लिखा है, बताओ। शुड क्या होता है, शुड होता है जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो बीच में टू लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस टू को हटाओ, क्या लिखो सीधा, वी शुड गो देयर। क्या लिखो, वी शुड गो देयर। बस आगे चलो, देखो दूसरा डिफरेंस क्या है। दूसरा लिखा है, देखो ही वॉन्ट टू गो देयर। क्या ये सही लिखा हुआ है, ही वॉन्ट टू गो देयर, नहीं लिखा हुआ है। जब मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था तो बताया था कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वर्ब लिखी है ना, वांट, ये गलत लिख दिया। हमें क्या लिखना पड़ेगा,
ही wants to go there। क्या लिखना पड़ेगा? he wants to go there। यानी कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर यहाँ पर ही ना लिखा होता और अगर वी लिखा होता तो हम क्या लिखते? वी वॉन्ट टू गो देयर, हम ऐसे लिख देते वी वॉन्ट टू गो देयर। अब यहाँ पे ही लिखा तो हमने क्या लिखा? ही वॉन्ट्स टू गो देयर। इतना सिंपल है बस। आगे देखो, अब देखो ये क्या लिखा है? ही शुड्स गो देयर। ये नहीं हो सकता है। देखो शुड ही रहता है, शुड्स नहीं हो सकता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है? देखो मॉडल कभी भी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं। मॉडल क्या नहीं करते हैं? सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग मॉडल कभी नहीं बदलते हैं। कभी भी शुड्स नहीं हो सकता है। आप ही लिखो, शी लिखो, इट लिखो, दे लिखो, वी लिखो, आई लिखो, किसी का नाम लिखो, प्लूरल लिखो, स्टूडेंट्स लिखो, कुछ भी लिखो, अगर शुड लिखना है तो शुड ही आएगा, शुड्स कभी नहीं आएगा। कैन ही होता है, कैन्स कभी नहीं होता है। सिर्फ कुड ही होता है, कुड्स कभी नहीं होता है। समझ गए अभी तीसरी बात? यानी कि मॉडल कभी भी बदलता नहीं है। मॉडल जैसा है वैसा ही रहता है। वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग कभी नहीं बदलता है। वर्ब बदल जाएगी, मॉडल नहीं बदलेगा, है ना? समझ गए? देखो कितनी छोटी छोटी बातें। आगे चलो देखो, वी वॉन्ट ए कार, वी वॉन्ट ए कार, ये क्या है? ये मेन वर्ब है। अब देखो जिसका नाम ही मेन वर्ब है वो तो अकेली भी आ सकती है, लेकिन जिसका नाम हेल्पिंग वर्ब है क्या वो अकेली आ सकती है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो मेन वर्ब कहने का मतलब ये कि मेन आदमी है, ये तो अकेला भी खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या जो हेल्प करने वाला वो अकेला खड़ा हो सकता है? नहीं। वो तो तभी खड़ा होगा जब मेन आदमी आगे खड़ा होगा तब, है ना? यानी कि मेन वर्ब क्या कर सकती है? अकेले भी आ सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकती है। जब उसका नाम ही बेटा हेल्पिंग वर्ब है, किसी की मदद करने वाली वर्ब है, तो आप सोचो ना, जब उसको मदद ही करनी है तो उसको कोई तो चाहिए ना जिसकी वो मदद करे। यानी कि कोई मेन वर्ब तो हो जिसकी वो मदद करे। अगर आप मेन वर्ब ही ना लिखोगे तो मदद किसकी करेगी? नहीं कर पाएगी ना। बस यानी कि देखो मेन वर्ब अकेले लिखिए, बिल्कुल सही है। वी वांट ए कार, हमें एक कार, हम एक कार चाहते हैं, है ना? सही लिखा है। लेकिन देखो वी शुड ए कार, क्या ये हो सकता है? क्या वी शुड ए कार हो सकता है? वी शुड ए कार का क्या मीनिंग निकला? कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है बताओ मीनिंग? क्योंकि देखो आपने कहा कि सर शुड क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। शुड क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। बट हेल्पिंग वर्ब कभी भी बिना मेन वर्ब के तो आ ही नहीं सकती है। और ए कार क्या है? ए कार तो कोई मेन वर्ब है नहीं। ये तो क्या है? ये तो एक नाउन है। तो एक नाउन लिखा हुआ है, यानी कि हमें यहाँ किसकी जरूरत है? हमें एक मेन वर्ब की जरूरत है। आप कुछ भी लिख दो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी शुड बाय ए कार, वी शुड सेल ए कार, है ना? वी शुड परचेज ए कार, वी शुड ब्रेक ए कार, कुछ भी लिख दो, हमें कार तोड़नी चाहिए, वी शुड ब्रेक ए कार, कुछ भी लिख दो, है ना? बट आपको कोई ना कोई मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। वी शुड कलर ए कार, वी शुड पेंट ए कार, वी शुड कुछ भी लिख दो, हमें कार को पेंट करना चाहिए। बट आपको कोई ना कोई मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकती है। और मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। मैंने आपको सबसे पहली बात ये बोली थी क्या, कि मॉडल क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ये अकेले नहीं आ सकते। जैसे देखो यहाँ से को लिख दे, आई कैन नाउ। क्या मीनिंग है बताओ इसका? आई कैन नाउ कोई मीनिंग नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि देखो कैन तो क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, ये तो एक मॉडल है, ये तो एक हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने आपको बताया था किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको हमेशा क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए, वरना हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकती है। आप कुछ भी लिखो, आई कैन गो नाउ, मैं अब जा सकता हूं, आई कैन कम नाउ, कुछ भी लिखो, बट आपको कोई ना कोई मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। बस इतनी छोटी सी एरर है इसके अंदर। क्या वी वांट ए कार बिल्कुल सही है। मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकती है, सही बात है। बट हेल्पिंग वर्ब कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकती। वी शुड बाय ए कार लिखो, है ना? वी शुड सेल ए कार लिखो, वी शुड पी ए आई एन टी पेंट ए कार लिखो, वी शुड परचेज ए कार लिखो, कुछ भी लिखो, बट आपको लिखना पड़ेगा। नीचे भी देखो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनके साथ मेन वर्ब का आना जरूरी है।
बस मेन वर्ब का आना क्या है, जरूरी है। अब देखो हमने कितनी छोटी छोटी सी 3 चीजें सीखी है क्या। सबसे पहले तो ये सीखा कि मॉडल हम कभी भी लिखेंगे या कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अगर आपको वर्ब लिखनी है तो उसके बीच में टू नहीं आएगा। अगर आपको एक मेन वर्ब लिखी है, उसके बाद दूसरी वर्ब लिखनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा। यानी कि एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ने के लिए बीच में टू लिखना पड़ेगा। बट एक हेल्पिंग वर्ब को एक मेन वर्ब से जोड़ने के लिए बीच में टू लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि वर्ब क्या होती है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग बदल जाती है। बट मॉडल कभी नहीं बदलते हैं, मॉडल जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। शुड का शुड ही रहेगा, शुड्स कभी नहीं होगा। कैन का कैन ही रहेगा, कैंस कभी नहीं होगा। मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट्स कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं बदलते हैं, है ना। वुड का वुड ही रहेगा, वुड्स कभी नहीं होगा। विल का विल ही रहेगा, विल्स कभी नहीं होगा। शैल का शैल ही रहेगा, शैल्स कभी नहीं होगा। इनका कुछ नहीं हो सकता, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तीसरा हमने क्या सीखा कि मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं लिखी जा सकती है। मेन वर्ब तो चाहिए चाहिए, क्योंकि उसका तो नाम ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको तो कोई ना कोई मेन आदमी चाहिए ना, जिसकी वो मदद करेगा। बस इतनी सी बात है ना। अब देखो हम सबसे पहले कौन सा मॉडल पढ़ेंगे, हम सबसे पहले ये दो मॉडल पढ़ेंगे। कौन से हैं ये, नीड नॉट और डेयर नॉट। क्या लिखा है देखो, नीड नॉट और डेयर नॉट। नीड का मतलब क्या होता है, वो नीड का मतलब होता है सर नेसेसिटी, काम करना जरूरी है या फिर नहीं है, ये बताता है। नीड क्या बताता है, नीड बताता है फिर नेसेसिटी, कि किसी भी काम को करना जरूरी है या फिर नहीं है। दूसरा देखो डीआरई डेयर, डेयर क्या होता है, करेज, यानी कि काम करने की हिम्मत। डेयर क्या होता है, करेज होता है, साहस होता है, काम करने की हिम्मत है या फिर नहीं है। आप लोगों ने हिंदी मूवी में खूब सुना होगा, हाउ डे यू, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हाउ डे यू, ऐसे कि आपकी इतनी हिम्मत, ऐसे। तो डेयर का मतलब क्या है कि ये क्या बताता है कि आप में वो काम करने की हिम्मत है या फिर नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब देखो आगे थोड़ा सा एक कंसेप्ट और सीख लो, क्या लिखा है, ही हैड नॉट मनी। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, ही हैड नॉट मनी। अब आप एक छोटी सी बात सोच के रखो, नॉट किसके साथ लिखा जाता है हमेशा, इतना सा बता दो बस। आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि नॉट किसके साथ लिखा जाता है, मेन वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ, इतना सा बता दो बस। याद आया आपको कुछ, आप बोलोगे सर नॉट तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा जाता है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं उसके बाद नॉट लिखते हैं। जैसे कि आई एम नॉट गोइंग देयर, है ना, ऐसे। तो यानी कि पहले लिखी सर हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा हमने नॉट। वी डू नॉट प्ले, है ना। अब क्या बोला कि देखो सर पहले लिखी हेल्पिंग वर्ब डू, फिर लिखा हमने नॉट, और फिर हमने लिखी मेन वर्ब, है ना। यानी कि जब कभी भी नॉट लिखा होता है उसके पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है जी, इतनी सिंपल सी बात आप लोगों को पता है ये तो। भाई आप लोगों को जो नॉलेज था उसी का यूज करके तो मैं आगे सिखा रहा हूँ ना। आप लोगों ने तो नोट खूब बार लिखा है अपने, आप लोगों ने अब तक जितनी इंग्लिश पढ़ी है आपने खूब नोट का यूज किया होगा। आप हमेशा नोट करना, आप नोट का यूज कब करते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना। बस अब देखो, यानी कि यहाँ नोट लिखा है, आपने क्या लिखा है, नोट, और इसके पहले लिखा है हेड। इसका मतलब क्या हुआ, ये नोट के पहले जो लिखा है ना हेड, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। अब आप एक इतनी सी बात बताओ मेरे को, क्या हेल्पिंग वर्ब एक बिना मेन वर्ब के आ सकती है क्या, कितना से बता दो। हेल्पिंग वर्ब क्या कभी भी बिना मेन वर्ब के आ सकती है, आप बोलोगे नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब कभी भी बिना मेन वर्ब के तो नहीं आ सकती है। और ये हेड तो लिख दी हेल्पिंग वर्ब, नोट अपनी जगह है। अब बताओ यहाँ मेन वर्ब कौन है, आप बोलोगे सर मेन वर्ब तो है ही नहीं। जब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है तो फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो अकेले नहीं आ सकती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस तो गलत लिखा हुआ है। क्या करना पड़ेगा, ऐसे करो देखो, ही डिड नॉट हैव मनी, ऐसे लिख दो। अब आप पूछो सर अब सही हो गया क्या, बिल्कुल सही हो गया। देखो ये लिखा है नॉट, ठीक है जी। नॉट के आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखनी पड़ती है, हमें क्या जरूरी होता है लिखना, मेन वर्ब। कहाँ है देखो, ये रही है मेन वर्ब भी तो थी ना, ये रही है। और बस खत्म हो गया। हेल्पिंग वर्ब के आप क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद आप हमेशा क्या लिखते हो, मेन वर्ब, बस। और सेंटेंस नेगेटिव होता है तो बीच में क्या लिख देते हैं, नॉट। इतनी सिंपल सी बात है। यानी कि ये लिख दी हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद ये क्या लिख दी, मेन वर्ब। ही डिड नॉट हैव मनी, बस। और देखो दूसरा तरीका आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है,
नॉट अलग चीज है और नो अलग चीज है। नॉट लिखा है उसके पहले जो लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब है, बट नो लिखा है उसके पहले जो लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी नहीं है। देखो आप लोगों ने हमेशा नॉट ही पढ़ा होगा, है ना। ही डिड नॉट, ही डू, ही डज नॉट, वी डू नॉट, ऐसा ही पढ़ा होगा ना। तो देखो नॉट जहां कहीं लिखा होता है उसके पहले जो लिखा होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, बट अगर कहीं नो लिखा है उसके पहले जो लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी नहीं होता है। अब देखो बस इतनी सिंपल सी बात है। अब देखो ही हैड नॉट मनी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ही हैड नो मनी। क्या लिख दिया आपने, ही हैड नो मनी। अब आप बोलो क्या ये सही है क्या सर, बिल्कुल सही है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे नोट नहीं है, नो है। अच्छा नो लिखा है, ठीक है सर। नो, ये तो लिखा हुआ है नो, यानी कि नो के पहले लिखा, जो पहले लिखा है वो तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, वो तो कुछ और हो सकता है ना। तो देखो इस हेड को क्या मानो, मेन वर्ब मानो, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है। और मैंने आपको एक बात बताई, देखो तो मेन वर्ब होती है ना, वो अकेले भी आ सकती है, उसको किसी हेल्पर की हो सकता है जरूरत ना पड़े, है ना। मेन वर्ब को आप अकेले भी लिख सकते हो और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप हेल्पिंग वर्ब को अकेले नहीं लिख सकते हो। अब देखो ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप नो को नोट लिख दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि नोट से पहले तो जो लिखा होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके लिए अपने को फिर एक मेन वर्ब भी चाहिए जो कि सेंटेंस में है नहीं, बस, है ना। बस ये छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है कि नॉट जहां कहीं लिखा होता है उसके पहले जो लिखा होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, बस इतनी सी बात है। अच्छा ये जो मैंने सही करना सिखाया आपको, ये आपको ना भी समझ में आया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो सिखाने की बात थी वो पता है क्या थी, वो सिखाने की बात इतनी सी थी, जहां कहीं भी नॉट लिखा होगा, नॉट, मैं नो का नहीं कह रहा हूं, मैं नॉट कह रहा हूं, उससे पहले जो लिखा होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगी, है ना। बस मोटा मोटी कहने की बात यह है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, बस, है ना। इसको सही कैसे किया वो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए, है ना। आगे चलो देखो, आई हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट देयर अराइवल, है ना। अब देखो ये नॉट लिखा है, ठीक है जी। नोट के पहले क्या लिखा है, हैव। नोट के पहले जो लिखा होता है वो तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि ये तो एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी। जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब हमें एक मेन वर्ब भी चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अकेले तो आ नहीं सकती। देखो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नोट। अब ये एनी आइडिया अबाउट देयर अराइवल, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है क्या, सॉरी इसमें से कोई भी मेन वर्ब है क्या इतने में से। आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो कोई मेन वर्ब नहीं है, एनी भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, अबाउट भी नहीं है, देर भी नहीं है, अराइवल भी नहीं है, यानी कि इसमें कोई मेन वर्ब तो है ही नहीं। तो अगर मेन वर्ब नहीं है तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आ ही नहीं सकती, है ना। हेल्पिंग वर्ब का तो नाम ही जब हेल्प करना है तो उसको कोई ना कोई मेन आदमी तो चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। सही कैसे करेंगे, देखो सेंटेंस गलत हो गया ये बात बड़ी है, सही कैसे करेंगे ना समझ में आई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइप का मॉडल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बट अभी सीखने की चीज इतनी सी है कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि आप बोलो कि सर अगर नोट लिखा है उसके पहले जो लिखा है वो तो हेल्पिंग वर्ब है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो अपने को मेन वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो सेंटेंस गलत है ना। तो बस इतनी सी बात है। अब देखो सही कैसे करेंगे, आप क्या करो इस नोट को बना दो नो। आप बोलोगे सर नोट को बना दो नो, आई हैव नो आइडिया, है ना। अब देखो नो लिखते ही ये मेन वर्ब हो जाएगी, क्योंकि नो नोट नहीं है, नो अलग है। नो के पहले जो लिखा होता है वो जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब हो, वो मेन वर्ब भी हो सकती है। तो ये हो गई मेन वर्ब, है ना। और मेन वर्ब तो अकेले भी आ सकती है, उसको तो किसी हेल्पिंग वर्ब की हो सकता है जरूरत हो सकता है ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। तो बस आई हैव नो आइडिया, ये एनी को हटा देना, आई हैव नो आइडिया अबाउट देयर अराइवल। वरना क्या लिख सकते हो वही, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। अब आप कहोगे क्या सेंटेंस सही है क्या, बिल्कुल सही है। देखो ये लिखा है नॉट, ठीक है जी। नॉट के पहले जो लिखा है वो लिखा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब को कौन चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, लिख दी देखो हैव, सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। आगे चलो, आगे सेंटेंस लिखा है देखो, वी नीड नॉट टाइम। और देखो नीड नॉट लिखा है, यानी कि ये नॉट लिखा है ना, नॉट, इसके पहले नीड लिखा है तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और आपको एक बात बताता हूँ, अब सीधा सीधा याद रखना हमेशा, नीड के साथ नॉट ये लिखा होता है ना, ये मॉडल होता है। नीड नॉट क्या होता है, मॉडल। ये देखो यहाँ भी तो मैंने नीड नॉट लिखा है ना पूरा, अकेला नीड तो नहीं लिखा। नीड नॉट क्या होता है, मॉडल। और मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहली बात यही बोली थी कि मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं।
मॉडल क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और देखो ये नीड नॉट लिखा है यानी कि ये तो एक मॉडल है यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है। और देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, सेंटेंस के अंदर अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो फिर मेन वर्ब का आना बहुत जरूरी है। इसमें मेन वर्ब कौन है बताओ मुझे? ये टाइम है ना, ये टाइम मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। टाइम की बनाओ नहीं है ना, यानी कि टाइम तो नहीं है। और ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है ही नहीं, तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत। सेंटेंस क्या हो गया? गलत। सही कैसे करेंगे? सही करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत। सही ऐसे कर लो, देखो, वी डू नॉट नीड टाइम, ये लो सही हो गया। कैसे सही हो गया सर? ये नॉट लिखा है, नॉट के पहले जो लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और नॉट के बाद जो लिखा है क्या? मेन वर्ब है। दोनों को बस आप, ये मेन वर्ब है, और नीड क्या होती है? मेन वर्ब भी होती है। नीड मेन वर्ब भी तो होती है ना, नीड मेन वर्ब होगी, डू लिख दिया हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, दोनों है सेंटेंस में। सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल सही। दूसरा तरीका क्या है? वी नीड नॉट टाइम, ऐसे भी लिख दो तब भी सेंटेंस क्या हो जाएगा? यानी कि सीखने की चीज इतनी सी है, इतनी सी आपको पहचान होनी चाहिए कि सेंटेंस गलत है या फिर सही है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि सर इतनी सारी चीजें आपने हमें बताई सिखाई, ये हमारे एग्जाम में कैसे काम आएगी? अब वो सीखो। देखो अब ये क्वेश्चन आया ना, इनसे आपको ये पता चल जाएगा कि अब तक जो कहानी मैंने आपको बताई है उसका मीनिंग क्या है ना। अब देखो आपके एग्जाम में ऐसा लिखा होगा, सबसे पहला सेंटेंस मान लो, दे नीड नॉट टू डू दी टास्क। क्या लिखा है? दे नीड नॉट टू डू दी टास्क। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, सारी थोड़ी छोटी बात याद करो। मैंने कहा था किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप कोई मेन वर्ब लिखते हो तो उसके बीच में टू नहीं आएगा। और देखो नीड नॉट एक मॉडल होता है और मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होती है। नीड नॉट एक मॉडल होता है और मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी कि ये अगर हेल्पिंग वर्ब है, नीड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप मेन वर्ब लिखोगे तो आपको टू लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा से लिखो, सेंटेंस गलत हो गया, सही करो। दे नीड नॉट डू दी टास्क, बस आगे चलो। दे नीड नॉट एनीथिंग एल्स, ये सेंटेंस सही है गलत है बताओ? दे नीड नॉट, नॉट लिखा है तो इसके पहले नीड लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि देखो नीड नॉट एक मॉडल है, और मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकती है। इसके बाद आपको कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा? दे नीड नॉट डू एनीथिंग एल्स, ऐसे लिख दो, कुछ भी मेन वर्ब लिख दो। दे नीड नॉट परचेज एनीथिंग एल्स, यानी कि उन्हें इसके अलावा कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख दो। दे नीड नॉट बाय एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिख दो आप, है ना। दे नीड नॉट ब्रेक एनीथिंग एल्स, यानी कि तोड़ना था जितना तोड़ दिया, अब इसके अलावा कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। दे नीड नॉट ब्रेक एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिख दो। दे नीड नॉट से एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे ना, बट आपको कोई ना कोई मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी, है ना। आगे चलो देखो, द बॉय डज नॉट नीड वरी अबाउट एनीथिंग। अब देखो अब खेल थोड़ा सा बदलेगा, क्या बदलेगा? ये नॉट किसके साथ लिखा है? ये तो डज के साथ लिखा है, यानी कि डज होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब बोलोगे कि आप कि सर अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब का भी होना जरूरी है, ढूंढो मिलेगी आपको। नीड, ये नीड क्या है? ये मेन वर्ब है ना। दे नीड नॉट, सॉरी, द बॉय डज नॉट नीड, है ना, ये मेन वर्ब होगी। ठीक है जी, आपने बोला सर ये तो मेन वर्ब है, बिल्कुल सही होगा। देखो डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नीड हो गई मेन वर्ब, बिल्कुल सही है। एक हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम दूसरी मेन वर्ब लिखते हैं तो बीच में टू लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। कैसे याद रहेगा? याद रखना बहुत सिंपल है, एक सेंटेंस याद रखो, आई एम राइटिंग ए लेटर, ऐसे। एम एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब है। बीच में टू लिखा नहीं लिखा, बस इतनी सिंपल सी बात है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप मेन वर्ब लिखोगे तो बीच में टू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी सर, समझ गए, आगे चलो। WORRY, वरी, वरी भी क्या होती है? एक वर्ब होती है। वरी क्या होती है? एक वर्ब होती है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी भी मेन वर्ब के बाद अगर आप दूसरी वर्ब लिखोगे तो आपको बीच में क्या लिखना पड़ेगा? टू लिखना पड़ेगा। तो यहाँ टू लिखो ना, यहाँ टू आएगा। अब देखो एग्जैक्ट सही सेंटेंस क्या बनेगा? दे डज नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, दे डज नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। देखो प्यारे बच्चों,
छोटी-छोटी चीज़ें आप सीखते चलो, आपके अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, है ना? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, क्या? मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखी तो टू आ गया देखो। वरना ये बात मैं आपको ना बताऊँ तो आपको पता ही ना चले कि टू क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा, है ना? तो छोटी-छोटी चीज़ें सीखो देखो। मेन वर्ब के बाद अगर आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे, तो आपको बीच में क्या लिखना पड़ेगा? टू। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि वरी वर्ब है या नहीं है? अरे यार वरीड सुना है ना आप लोगों ने, है ना? अगर पास्ट उसका बन रहा है तो ये क्या है? ये वर्ब ही तो है। अगर वर्ब ना होती तो क्या पास्ट बनता क्या? बॉय का बन सकता है क्या बॉयड? बन सकता है क्या बताओ आप? नहीं बन सकता ना। किसी का पास्ट बन रहा है इसका मतलब वो है क्या? वो वर्ब ही तो है। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर आपने एक मेन वर्ब लिखी उसके बाद दूसरी वर्ब लिखोगे तो बीच में क्या लिखना पड़ेगा? टू लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ नोट लिखा हुआ है तो नोट लिखा हुआ है तो नोट से पहले जो लिखा है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखोगे तो क्या बीच में टू लिखोगे? नहीं लिखेंगे। टू सिर्फ कब लिखेंगे? जब मेन वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब लिखेंगे तब। बस सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल सही। आगे देखो, इट नीड्स नॉट बी रिप्लेस्ड नाउ। ये सही लिखा है क्या बताओ? नहीं, क्योंकि देखो ये नीड्स नॉट लिखा है ना, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? क्योंकि देखो नीड नॉट एक मॉडल होता है। नीड नॉट क्या होता है? एक मॉडल होता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, मॉडल के अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कैन का कैंस नहीं बना सकते हैं ना, वैसे ही नीड का नीड्स भी नहीं बना सकते हैं जब ये एज ए मॉडल काम कर रहा हो तब। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? यहाँ गलत हो गया। क्या लिखना पड़ेगा? इट नीड नॉट बी रिप्लेस्ड नाउ, है ना? बस। आगे चलो देखो, वी डेयर नॉट। अच्छा देखो ये नॉट लिखा है, ये लिखा है डेयर। और डेयर नॉट अपने आप में क्या होता है? मॉडल, यानी कि होती है हेल्पिंग वर्ब। यानी कि देखो डेयर नॉट अपने आप में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। किसी भी हेल्पिंग वर्ब, देखो आप इस बात को गौर से देखना। ये देखो अभी इसकी स्क्रीन की तरफ देखो आप लोग। ये मैंने क्या लिखा है? गोला कर रहा हूं जो नीड नॉट। और मैंने क्या लिखा है? डेयर नॉट। लिखने के लिए तो मैं यहाँ पे नीड और डेयर भी लिख सकता था, बट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे नीड नॉट और डेयर नॉट? क्योंकि आपके दिमाग में बात फिट हो जाए कि नीड नॉट और डेयर नॉट क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। बस। अब ये देखो यहाँ लिखा है डेयर नॉट। डेयर नॉट देखो, डेयर के साथ नॉट मिला दोगे, दोनों को मिला के मॉडल बनता है ना। तो डेयर नॉट क्या हो गया? मॉडल। ठीक है जी। मॉडल का मतलब क्या होता है? मैंने सबसे पहली लाइन बोली थी क्या? हेल्पिंग वर्ब। बस। अब देखो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप दूसरी वर्ब लिखोगे तो बीच में टू लिखोगे? नहीं सर, नहीं लिखेंगे। टू को हटाओ तो। टू तो कब लिखते? अगर इस मेन वर्ब के बाद कोई और वर्ब लिखनी होती तो लिखते टू। बस खत्म बात। तो यहाँ तो टू नहीं आएगा। आगे कोई मेन वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। आगे देखो, नोबडी डेयर टू चैलेंज द डिसीजन। अब एक बात बताओ, ये जो डेयर लिखा है ना, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है सर। क्यों? हेल्पिंग वर्ब हम कैसे पहचान पाते? अगर उसके बाद नॉट लिखा होता तो हम पहचान जाते कि इसके पहले जो लिखी है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये तो सीधा डेयर लिखा है। तो सीधा डेयर लिखा है तो क्या होगा? ये एज ए मेन वर्ब काम करेगा। और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, ये मॉडल नहीं है, तो मेन वर्ब में तो क्या होता है? सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग बदलती भी है वो तो डेयर को आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेयर्स। ठीक है सर। अब ये डेयर्स क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद अगर आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे, जैसे कि आपने लिखी चैलेंज, तो दूसरी वर्ब लिखने से पहले बीच में क्या लिखना पड़ेगा? TO2। नो बडी डेयर्स टू चैलेंज दी डिसीजन। कोई भी हिम्मत नहीं करता है इस डिसीजन को चैलेंज करने की। आगे चलो, आई डू नॉट। अब देखो नॉट किसके साथ लिखा है? डू के साथ। यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू। और इसके बाद लिखा है डेयर। देखो हेल्पिंग वर्ब होगी डू। अब लिखा है डेयर, यानी कि अब डेयर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो कौन है? डू है। अब ये डेयर जो लिखा है ना, ये मेन वर्ब है। अब ये डेयर जो लिखा है ये क्या है? मेन वर्ब है। और देखो, एक मेन वर्ब को अगर आप दूसरी मेन वर्ब सॉरी दूसरी वर्ब से जोड़ोगे एंटर से, तो बीच में क्या लिखना पड़ेगा? टू लिखना पड़ेगा। लिख दो टू यो टू। आई डोंट डेयर टू एंटर दिस हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड मतलब क्या होता है? ऐसे भूत का सा घर, है ना? भूतों का घर। हम्म। आगे चलो, डेयर्स नॉट लिखा है। डेयर्स नॉट मैंने आपको पहले ही बताया, डेयर्स नॉट क्या होता है? मॉडल होता है। और मैंने आपको बताया था मॉडल कभी भी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है। मॉडल जैसा होता है वैसा रहता है। तो क्या मॉडल मैंने कभी बताया आपको डेयर्स नॉट मॉडल होता है? नहीं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा डेयर नॉट मॉडल होता है। क्या होता है? डेयर नॉट मॉडल होता है। और मॉडल कभी बदलता नहीं है। तो आपने क्यों बदला? यहाँ पे इसको क्या लिखो? डेयर नॉट। ही डेयर नॉट टू टेक एनी रिस्क।
और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये मॉडल लिखा हुआ है डेयर नॉट, तो किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की किसी भी वर्ब को हम लिखेंगे तो कौन सी फॉर्म लिखेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और क्या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब लिखोगे तो उसके बीच में टू लिखोगे, नहीं लिखेंगे, काटो इस टू को, बस काट दिया, आगे चलो। दे नीड नॉट हो गया मॉडल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप कोई मेन वर्ब लिखोगे तो क्या बीच में टू लिखोगे, नहीं लिखेंगे, काटो इसको। ठीक है जी, आगे चलो। मोहन नीड्स नॉट पे दीज बिल्स, क्या किसी भी मॉडल को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, नहीं सर, तो क्या लिखो इसको, नीड लिखो। मोहन नीड नॉट, अच्छा नीड नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब एक मॉडल, इसके बाद कोई भी वर्ब लिख सकते हैं जी, लिख दो सीधी सीधी, टू लिखने की जरूरत नहीं है। मोहन नीड नॉट पे दीज बिल्स, ठीक है जी, आगे चलो। वी डू नॉट, अब ये देखो नॉट किसके साथ लिखा है, डू के साथ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू, ठीक है जी। आगे चले, वी डू नॉट नीड क्या हो गई, मेन वर्ब, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में टू आता है, नहीं आता सर, कब आता है, जब मेन वर्ब के बाद अब अगर आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो कौन आएगा बीच में, टू आएगा। ये नीड लिख दिया, वेट भी तो क्या है, एक वर्ब है, नीड को वेट से जोड़ने के लिए बीच में क्या लिखना पड़ेगा आपको, टू लिखना पड़ेगा, बस। देखो यहाँ जो नीड लिखा है वो मेन वर्ब है, क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि इसके साथ नोट नहीं लिखा हुआ है, नोट लिखा होता तो ये हेल्पिंग वर्ब होती, अभी नोट किसके साथ लिखा है, डू के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू, बस। तो नीड क्या हो गया, मेन वर्ब, एक मेन वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ते हैं तो बीच में क्या लिखना होता है, टू, बस, आगे चलो। यू नीड नॉट आवर हेल्प दिस टाइम, अच्छा, नीड नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को अपने बाद एक वर्ब चाहिए, क्या कोई है क्या वर्ब, नहीं है सर, तो क्या करेंगे, सेंटेंस हो गया गलत, चेंज करना पड़ेगा, क्या करोगे, ऐसे करो, देखो वी डू नॉट नीड लिख दो, वी डू नॉट नीड। अब देखो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये तो लिख दिया नॉट, नॉट के आगे लिख दिया डू, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। और ये नीड हो गई मेन वर्ब, हेलो, अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी, मेन वर्ब भी लिख दी, नॉट भी लिख दिया, सेंटेंस सही हो गया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी ना, पहले यहाँ सिर्फ नीड नॉट लिखा था, मेन वर्ब थी नहीं, तो सेंटेंस क्या था, गलत था, आगे चलो। माही डेयर टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, अब देखो ये जो डेयर लिखा है ये क्या है, आप बताओ, इसके साथ नॉट लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, तो ये क्या है, एक मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब होती है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती है, ही के साथ हमेशा गोज लिखते हो आप, ही के साथ गो नहीं लिखते हो, तो यहां भी माही के साथ डेयर नहीं आएगा, क्या आएगा, डेयर्स, ठीक है जी, मेन वर्ब होगी, ठीक है। मेन वर्ब के बाद अगर आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो बीच में क्या लिखना पड़ेगा, टू, सही लिखा हुआ है सेंटेंस, क्योंकि कॉल एक दूसरी वर्ब लिखी, सेंटेंस बिल्कुल सही है, आगे चलो। वाई हैव यू नो फ्रेंड्स, क्या लिखा है, वाई हैव यू नो फ्रेंड्स, इसको भी पहचानना बहुत आसान है, जब कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आगे किसको लेके आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है जी। ये है हो गया आगे, ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस में एक मेन वर्ब भी होनी चाहिए, ढूंढो है क्या, नहीं है, तो सेंटेंस क्या होगा, गलत, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब है वो, तो फिर एक मेन वर्ब भी होनी चाहिए, मेन वर्ब तो है नहीं, तो सेंटेंस हो गया गलत। सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करोगे, चेंज करो, कुछ भी लिखो, वाई हैव यू इनवाइटेड नो फ्रेंड्स, कुछ भी लिख दो, वरना क्या करो, ऐसे लिखो, देखो वाई डू यू नॉट इनवाइटेड फ्रेंड्स, ऐसे कुछ भी लिख दो, क्योंकि नो तो लिखेंगे नहीं ना, नोट आ गया, कुछ भी लिख दो इस तरीके से, उसको लेकिन चेंज करना पड़ेगा, है ना। और देखो इस नो को यहीं रहने दो, और आप क्या लिख सकते हो, वाई डू यू हैव नो फ्रेंड्स, ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाई डू यू हैव नो फ्रेंड्स, ये लिख दो। ऐसा लिखने से क्या होगा, अब आपने डू को आगे लिख दिया तो हेल्पिंग वर्ब तो होगी डू, और हैव हो गई मेन वर्ब, लो जी, व्हाई डू यू हैव नो फ्रेंड्स, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, है ना। आगे चलो देखो, व्हाई हैव यू इनवाइटेड नो फ्रेंड्स, ये सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही लिखा है, ये हैव लिखा है, ठीक है जी, इनवाइटेड लिखा है, ठीक है जी, हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी, इनवाइटेड होगी मेन वर्ब, ठीक है जी, सेंटेंस बिल्कुल हो गया सही, बस आगे चलो। यानी कि देखो आपने एक छोटा सा दो मॉडल सीखे, कौन से, नीड नॉट और डेयर नॉट, अब आगे का सीखते हैं कौन सा, यूज्ड टू, यूज्ड टू,
यूज टू का यूज कब करते हैं? पास्ट की हैबिट बताने के लिए, है ना। आगे क्या लिखा है देखो, बट नॉट नाउ, अब वो आपकी आदत नहीं है। पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, उसके लिए आप क्या लिखोगे? यूज्ड टू। देखो जैसे बचपन में मैं मंदिर जाया करता था, तो क्या बोलूंगा? आई यूज टू गो टू टेम्पल, है ना। मैं मंदिर जाया करता, बस आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था, ऐसे बोलते हैं। हाँ, और मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल, बस। यानी कि यूज टू का यूज कब करते हैं? पास्ट की हैबिट बताने के लिए। यूज टू का यूज कब करते हैं? पास्ट की हैबिट बताने के लिए। और आपको एक बात बताता हूं, देखो इसके बाद यूज टू के बाद, इसके बाद यूज्ड टू के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर यूज टू अकेला लिखा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यूज टू अकेला है तो वर्ब भी अकेली, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपने यूज टू के साथ कुछ लिख दिया, बी, बी का मतलब आपने क्या लिख दिया? इज, एम, आर, वॉज, वर, क्योंकि बी की इतनी सारी फॉर्म होती है ना, वॉज, वर और बीन, ये मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था सब, ये सब बी की फॉर्म होती है। इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, इनमें से कुछ भी लिख दिया, कैट लिख दिया, कैन लिख दिया, कुड लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो फिर आपको यूज टू के बाद क्या लिखना पड़ेगा? वी वन प्लस आई एन जी, है ना। देखो अगर आपने यूज टू अकेला लिखा है तो वर्ब भी कैसी आएगी? अकेली आएगी। और अगर यूज टू अपने फ्रेंड को लेके आएगा तो वर्ब भी अपने फ्रेंड को लेके आएगी। वर्ब का फ्रेंड कौन है? आईएनजी, जो हमेशा वर्ब के साथ रहता है बाद में। समझ गए? इतनी सी बात है। ये देखो, यूज टू अकेला, वर्ब भी अकेली। यूज टू लेके आया अपने साथ किसको? अपने फ्रेंड को, तो वर्ब भी किसको लेके आएगी अपने साथ? अपने फ्रेंड को। बस सिंपल सी बात है, ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ, ऐसा ही होता है ना। बस वही चीज इसके साथ होती है, यूज टू के साथ। देखो ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ऐसा करना है। बाकी इस बात, ये बहुत बड़ी चीज है, आप इसको, मैंने इतना सिंपल तरीके से आपको याद करवाया ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब खूब सारे टेस्ट वेस्ट मैं इधर लेता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं बिना बात के, कभी यूज टू के साथ आईएनजी लगाते हैं, कभी यूज टू के साथ आईएनजी नहीं लगा रहे हैं। उनको इतना से कंसेप्ट नहीं क्लियर है कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है। और आपको तो देखो ये बात, कितनी बड़ी बात कितने सिंपल तरीके से याद है। यूज टू अकेला, वर्ब अकेली, यूज टू के साथ कोई और तो वर्ब के साथ उसका साथी आईएनजी। बस आगे चलो। दे यूज टू, अब ये यूज टू अकेला है ना, इसके साथ कोई नहीं आया, तो वर्ब भी अकेली आएगी। अकेली आएगी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ट्रेवलिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, क्या लिखो? ट्रेवल। हेलो, दे यूज टू ट्रेवल बाय, बस सही हो गया सेंटेंस। आगे देखो, दे आर यूज टू, अब यूज टू किसके साथ लाया अपने को? अपने साथ लेके आया आर को, तो अब वर्ब भी अपने साथ क्या लाएगी? अपनी फ्रेंड को। कौन होता है? आईएनजी। तो ये ट्रेवल तो गलत लिख दिया ना, इसकी फ्रेंड को लेके आओ, ट्रेवलिंग। ये लो जी, सही हो गया। दे आर यूज टू ट्रेवलिंग बाय, बस। इतनी सिंपल सी बात है। अगर यूज टू के साथ आपने आर लिखा तो फिर वर्ब की कैसी फॉर्म लिखनी पड़ेगी? आईएनजी। बस आगे चलो। दे विल गेट यूज टू ईट दिस फूड, सही लिखा है गलत लिखा है बताओ आप? क्या यूज टू अकेला है क्या? देखो, आप कहोगे नहीं सर, तो यूज टू अकेला नहीं है बेटा, तो वर्ब कैसे अकेली आ जाएगी? नहीं आएगी ना। बस ये यूज टू लिखा है, इसके साथ आपने लिख दिया विल गेट, ये अपने दो दो फ्रेंड को लेके आया है, तो वर्ब भी तो क्या करेगी? अपने किसी फ्रेंड को लेके आएगी। और वर्ब का फ्रेंड कौन होता है? ईट का साथ लगेगा आईएनजी। ले लो, सही हो गया सेंटेंस। क्या लिखना पड़ेगा? वी विल गेट यूज्ड टू ईटिंग दिस फूड। इतनी सिंपल सी बात है। आगे चलो। दे यूज टू अकेला है ना, आप कहोगे हाँ सर यूज टू तो अकेला है। जब यूज टू अकेला है तो यूज टू वर्ब को भी तो क्या बोलेगा कि तू भी अकेली आ, तो अपने फ्रेंड को क्यों लेके आई अपने साथ? आईएनजी को क्यों लाई है? हटा इसको, इसको घर छोड़ के आ, तो इसको घर छोड़ के आएगी, तो वर्ब भी तो कैसी आएगी? अकेली आएगी। अकेली आएगी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस। दे यूज टू गेट अप अर्ली, वे सुबह जल्दी उठा करते थे। और आप लिख दो, दे आर यूज्ड टू। अब क्या लिखना पड़ेगा? आईएनजी गेटिंग अप अर्ली, दे आर यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। क्यों लिखना हमने, क्यों लिखा हमने गेटिंग? क्योंकि हमने यूज टू से पहले क्या लिख दिया? आर लिख दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब के साथ भी आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अकेला यूज टू लिख रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो। आगे चलो। आई डिड नॉट थिंक आई कुड एवर गेट, ठीक है जी, यूज्ड टू। अब देखो यूज टू के साथ आपने क्या लिख दिया? गेट लिख दिया, कुड लिख दिया, एवर लिख दिया, इतने सारे लिख दिए, यानी कि यूज टू इतने सारे फ्रेंड को लेके आ गया। तो अब इसके बाद आपने लिख दी वर्ब। अब वर्ब अकेली थोड़ी ना आएगी, वर्ब भी तो क्या करेगी? अपने फ्रेंड को लेके आएगी। और वर्ब का फ्रेंड कौन होता है?
वर्ब का फ्रेंड कौन होता है? वर्ब का फ्रेंड होता है आईएनजी। तो ये लिव गलत लिखा हुआ है, इसको क्या लिखो? लिविंग लिखो। बस सिंपल सी बात है। आई डोंट थिंक आई कुड एवर गेट यूज टू लिविंग इन ए बिग सिटी आफ्टर लिविंग इन दी कंट्री, है ना? कंट्री साइड कुछ भी लिख दो ना। आगे चलो। वी यूज टू वर्क हार्ड, वी यूज टू, हार्ड वर्क नहीं होता है कभी, सॉरी, क्या होता है? वर्क हार्ड। वी यूज टू वर्क हार्ड। अब बोलो, आप ऐसे बोल दो, वी आर यूज्ड टू। अब आपने बोल दिया वी आर यूज्ड टू। अच्छा, यूज्ड टू के पहले आर आ गया तो अब वर्क नहीं आएगा, अब आएगा वर्किंग हार्ड। वी आर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। बस इतनी सिंपल सी बात है। वी यूज्ड टू वर्क हार्ड, या फिर क्या लिख दो, वी आर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। आगे चलो। दिस मैन यूज्ड टू, यूज्ड टू अकेला आया ना, यूज्ड टू अकेला आया, तो वर्ब भी तो कैसी आएगी? अकेली आएगी। वर्ब किसको लेके आ गया अपने साथ? आईएनजी को। यूज्ड टू क्या बोलेगा? इसको भगाओ। क्या कर देंगे? इनको काट देंगे, आईएनजी को इनको काट देंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे? सेल। वी यूज टू सेल बैलून्स। बस आगे चलो। वी कुड नॉट गेट यूज टू। यूज टू के साथ कौन आया? गेट आया, फूड आया, है ना? दो दो साथी आए। तो वर्ब भी तो क्या बोलेगी कि मैं भी किसी को लेके आऊंगी। किसको लेके आएगी? आईएनजी को। तो क्या लिख दो? वेकिंग। चलो भाई, खत्म बात। आगे देखो। गांधी जी यूज टू। यूज टू कैसा है? अकेला है। और ये वर्ब कैसी है? स्पिन, अकेली है। ठीक है, तो दोनों सही हो गए ना? सही हो गया सेंटेंस। आगे चलो। शी इज, ठीक है। यूज टू के साथ कौन आया? इज आया ना। तो वर्ब भी तो अपने साथ क्या लाएगी? आईएनजी को लाएगी। तो ड्रिंक नहीं आएगा, क्या आएगा? ड्रिंकिंग। बस कितनी सिंपल सी बात है यार, है ना? अगर यूज टू अकेला, अरे यार ये क्या हुआ, तो वर्ब भी अकेली। अगर यूज टू के साथ आप किसी और को लिखोगे तो वर्ब के साथ भी क्या आएगा? उसका साथ ही आएगा, आईएनजी आएगा, है ना? बस इतनी सी बात है। देखो, तीन मॉडल सीख ली। कौन से? नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू। हो गए तीनों। आगे चलते हैं। आगे देखो, हम एक साथ अच्छा, ये इसका डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, ये इसके साथ ही है ना, ऐसे। मतलब ये अलग है, ये अलग है। आप ये मत सोचना कि इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे इथिक्स विथिक्स में करते हैं, वैसे कंपैरिजन नहीं है। मतलब ये अलग लिखा हुआ है और ये अलग लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग लिखे हैं, है ना? अब ये पढ़े, पहले इसको पढ़ते देखो। शुड, ought टू। शुड का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। ought टू का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। बस दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम है, शुड और ought टू। देखो, ये क्या करते हैं? सजेशन होते हैं, एडवाइस होती है ना? किसी को क्या होती है? सलाह होती है। और देखो, ये रेड कलर से क्या लिखा हुआ है? हेलो हेलो हेलो। रेड कलर से क्या लिखा हुआ है? देखो, डिसाइड योर सेल्फ, है ना? डिसाइड आपको ही करना है, मैं तो सिर्फ आपको क्या दे सकता हूं? सलाह, है ना? यू शुड स्टडी हार्ड, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, आपको बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ क्या दे सकता हूं? सलाह। मेहनत करना आपका काम है, डिसाइड योर सेल्फ। हाँ, यानी कि शुड और ought टू का यूज कब करते हैं? ये सिर्फ सलाह देने का काम करते हैं, नॉर्मल सजेशन है, एडवाइस है ना? डिसाइड योरसेल्फ, तय आप करोगे कि आपको काम करना है या फिर नहीं करना है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर ब्रदर्स, है ना? एल्डर ब्रदर, आपको अपने बड़े भाई की बात माननी चाहिए, है ना? मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। वही होता है द शुड, है ना? ought टू भी सेम होता है, यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स। बस अगला देखो, मोरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन। मोरल मतलब क्या होता है? जैसे आपने मोरलिटी के बारे में एथिक्स में पढ़ा होगा, है ना? वही मोरल, बस मोरल ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन है। आपका मोरल क्या कहता है? ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, है ना? बस आगे देखो। और देखो, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है सीखने का। सजेशन, एडवाइस, मोरल सजेशन, ये नॉर्मली पता होता है आपको, नहीं भी पता हो तो मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो, ये जो लिखा है ना, हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये बहुत काम का है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। एलईएसटी लेस्ट एक वर्ड होता है इंग्लिश में, है ना? एलईएसटी लेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा न हो कि, देखो बच्चों, एलईएसटी लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि। देखो, आपने क्या बोला? कहीं ऐसा न का मतलब क्या हो गया? नॉट। यानी कि अगर आपने सेंटेंस में लेस्ट लिखा है तो उसमें नॉट पहले से छुपा हुआ है। लेस्ट के अंदर नॉट पहले से छुपा हुआ है, तो हमको हमें दोबारा से नॉट नहीं लिखना है। इसलिए देखो, ये नॉट यहाँ मैंने लिख के काटा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार लेस्ट लिख दिया तो अब आपको नॉट नहीं लिखना है, क्योंकि लेस्ट का मतलब ये होता है कहीं ऐसा न हो कि। आप हमेशा याद रखना,
लेस्ट के साथ नोट कभी मत लिखना, और ये आपकी आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, लेस्ट वाला। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ठीक है, नोट तो नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या? शुड लिखो हमेशा। हमेशा क्या लिखो? शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, नोट कभी नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है। और इसका मीनिंग क्या होता है? कहीं ऐसा नहीं हो। और देखो, एक चीज आपने काम की सीखी, शुड और ought to में सबसे काम की चीज क्या है? पहली चीज तो ये है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, नॉट कभी नहीं आएगा। एरर यहीं से बनेगी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये क्या लिखा है, मिस, इसको छोड़ो। दूसरी चीज ये लिखा है, देखो, ought टू। ought to एक मॉडल होता है। अगर आपको नोट लिखना हो कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो ought to में कहां लिखोगे? मोस्टली बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? ought to नोट लिख देते हैं। ought to नोट लिखना गलत होता है, क्योंकि देखो, आपको मॉडल के बाद कोई वर्ब लिखनी है, ought to not go। मान लो आपने ये लिखना है, आपको वर्ब लिखनी है गो, वी लिख लो, वी ought to not go। क्यों लिखा? देखो, ought to आपने सोचा एक मॉडल है, और नोट लिखना है तो कहां लिखेंगे? मॉडल के बाद। आपने यहां लिख दिया नोट। अब देखो, एक तो टू लिखा है, और ये गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आपको एक बात बताई थी, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपस में इतना प्यार है कि इनको कोई अलग नहीं कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इन्फिनिटिव बोलते हैं, और स्प्लिट इन्फिनिटिव एक गलत चीज होती है। स्प्लिट इन्फिनिटिव का मतलब होता है, स्प्लिट मतलब तोड़ देना, इन्फिनिटिव का मतलब, इन्फिनिटिव क्या, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना। यानी कि अगर आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तोड़ दोगे, इसके बीच में कुछ और लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए इस नोट को हम हमेशा कहां लिखते हैं? टू से पहले। हमेशा कहां लिखते हैं? टू से पहले। इस बात को जरूर याद रखना आप, है ना। इसलिए देखो, अब देखो, अगर हमें ought to के साथ नोट लिखना हो तो कहां लिखेंगे? टू से पहले। बस दो ही चीजें याद रखनी है आपको। लेस्ट के साथ शुड आएगा, नोट कभी नहीं आएगा। ought to के साथ अगर आपको नोट लिखना है तो कहां लिखोगे? टू से पहले, टू के बाद नहीं। अब देखो, छोटी छोटी एरर देखो। वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड नॉट फेल, सही लिखा है क्या? बताओ। आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड आता है। शुड लिख दो। आप लिख दिया शुड। अब लिखो सेंटेंस, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। सही हो गया क्या सेंटेंस? नहीं हुआ। बट पढ़ने में सही लगेगा आपको, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं यू शुड नॉट फेल, फेल नहीं होने चाहिए, है ना। सही लग रहा है वो सेंटेंस पढ़ने में कि फेल नहीं होने चाहिए। अच्छा, इस नोट को काटो एक बार, क्योंकि देखो, लेस्ट के साथ नोट कभी नहीं आएगा। काट दिया। अब सेंटेंस को पढ़ के देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब आपको ये सेंटेंस पढ़ने में गलत लगेगा। आप क्या सोचोगे कि यू शुड फेल, आपको फेल हो जाना चाहिए। बोला सर, ये कोई मीनिंग थोड़ी होता है। बट ये अभी सही लिखा हुआ है बिल्कुल। आपको फील क्या हो रहा है उससे किसी सेंटेंस का सही या गलत होना नहीं होता है। सेंटेंस गलत है तो गलत है, सेंटेंस सही है तो सही है। फील क्या हो रहा है उसको छोड़ो, है ना। सही से याद रखो, लेस्ट के साथ कभी भी नोट नहीं आएगा, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। चाहे आपको पढ़ने में सेंटेंस गलत लगे, बट वो सेंटेंस सही होगा। सेंटेंस क्या होगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। बस आगे चलो। टेक केयर लेस्ट यू वुड फॉल। वुड नहीं आता है लेस्ट के साथ। लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड। तो क्या लिखो? शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फॉल। सॉरी, टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल। टेक केयर मतलब ध्यान से, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि फॉल का मतलब गिरना, कहीं आप गिर जाओ। आगे चलो। रन फास्ट, तेज भागो। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि क्या कर दो यू। शेल थोड़ी ना आता है लेस्ट के साथ, क्या आता है? शुड। लेस्ट यू शुड मिस दी ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन को क्या कर जाओ? मिस कर जाओ। आगे चलो। आई थिंक यू ought टू नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन परचेजिंग एक्सपेंसिव ऑफलाइन कोर्सेज। मुझे लगता है कि आपको ऑफलाइन कोर्स खरीदने में जो बहुत सारा मोटा पैसा, आपका लाखों रुपए खर्च होता है, वो आपको खर्च नहीं करना चाहिए। देखो, ये सेंटेंस भी लिखा और ये सच्चाई भी है। यार, आपको कोई शौक है क्या इतना पैसा खर्च करने का, कि फालतू में आप यार उसका कुछ और प्रोडक्टिव चीज खरीदो ना। लैपटॉप खरीदो, कुछ और खरीदो, अच्छी टैब खरीदो, है ना। अच्छी चीज खरीदो, अपने किसी अच्छे काम में काम लो ना। क्योंकि देखो, वो जो आजकल फालतू ऑफलाइन जाके आप इतना टाइम खराब करते हो, आने का, जाने का, पहले जाके बैठने का, और आजकल क्या क्या चल रहा है आप ये देखो ना। अगर आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हो, और सच में आपको अगर जीवन में कुछ करना है,
आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से ऑफलाइन कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग अपने मोबाइल से बैठ-बैठ के पता नहीं क्या-क्या कर लिया, है ना? देखो, और दूसरी बात, ये मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ आपको, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? छोटी-सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही तो पढ़ा रहा हूँ ना। तो आप क्या छोटी-सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने जीवन को इतना आसान नहीं बना सकते? कि आपको कहीं इतनी दूर जयपुर जाके शिफ्ट ना होना पड़े, दिल्ली जाके शिफ्ट ना होना पड़े, वहाँ जाके आप बड़े-बड़े ऑफलाइन कोर्स खरीद रहे हो, वहाँ जाके उन टीचर्स के नौरे निकालो, सर थोड़ी फीस कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्यों सब करना? थोड़ी-सी हिम्मत रखो। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग जाके वहाँ कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन कोचिंगों में वहाँ 1-1 घंटा पहले जाओ, 1 घंटा बाद में आओ, बीच में थड़ियों पे रुको, चाय पियो। मत अपनी समय की बर्बादी करो। एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकाल के इस ये जो विशियस साइकिल है ना एग्ज़ाम तैयारी का, इससे बाहर निकल जाओ। वरना एक चांस और, एक चांस और, एक चांस और, कब आपका जीवन निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और देखो, आप एसडीएम बनो, आप आरपीएस बनो, आप तहसीलदार बनो, आप जो भी नौकरी लगो, नौकरी लगना बड़ी चीज़ नहीं है, समय पे नौकरी लगना बड़ी चीज़ है। समय निकल गया, वो नौकरी आपके कोई काम नहीं आने वाली। आपको लगेगा कि नौकरी, और आपको आपका खुद का उसके प्रति जो चार्म होगा वो खत्म हो जाएगा। आप अब 40 साल की उम्र में एसडीएम बनोगे तो आप खुद, आपके लिए उसकी कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। आप बनो ना 22 साल की उम्र में एसडीएम, आप बनो 25 साल की उम्र में। जितनी कम उम्र में बनोगे उतनी ज़्यादा मज़े आएगा। नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समय के साथ मिल जाए। थोड़ी-सी 5-6 महीने की मेहनत करके बढ़िया से निकाल के अपना एग्ज़ाम जाओ, बस खूब खेलो हँसो, है ना? खूब मौज करो, दुनिया बहुत अच्छी है। इस साइकिल में ज़्यादा मत फँसो, और जो आपके छोटे बहन-भाई हैं, उन्हें भी बचाओ इन सब चीज़ों से। कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसे ऑफलाइन कोचिंगों में जाना, बैठना वहाँ पे घंटों-घंटों अपने वेस्ट करने। 2-2 साल कोचिंग करोगे, लास्ट में मिलेगा क्या? पता है क्या मिलेगा आपको? 2-2 साल लोगों ने जिन्होंने कोचिंग कर ली, साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल, 2-2 साल, क्या मिला? लास्ट में वो सारा दिन वहाँ बैठ के जो नोट्स भर के लाए, वो कॉपियाँ हैं उनके पास। और कुछ नहीं है उसके अलावा। उनको कुछ याद नहीं है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है उनको नहीं पता है, एग्ज़ाम कैसे निकालना है उनको नहीं पता। पोथे भर-भर के ले आए, अरे यार ये पोथे तो ऐसे ही मिल जाते आपको मार्केट में, 2-3 हज़ार रुपए में मिल जाते। इसके लिए क्यों आपने लाखों रुपए दिए? क्यों अपने इतना जो माँ-बाप का पैसा था वो बर्बाद किया? चलो पैसा जो गया वो गया, कोई बात नहीं। आपका समय, 2 साल का समय आपका, आपको छोटा लगता है? अभी आपको ऐसे लगता है कि क्या है 2 साल निकल जाएँगे, बट 2 साल निकलने के बाद जब आप असली फील्ड में आओगे ना, असली लोगों से भिड़ोगे ना, मतलब जब ढंग के बंदे से भिड़ोगे ना वहाँ एग्ज़ाम के टाइम, तब आपको पता चलेगा कि अभी इससे टक्कर लेने के लिए तो मुझे इस कंडीशन से तो अभी 5 साल और लग जाएँगे, है ना? तब आप क्या करोगे? गिव अप करोगे उस कंडीशन, इसलिए ऐसी शुरुआत मत करो कि उसका अंत इतना बुरा हो, है ना? अच्छी शुरुआत करो, सब कुछ अवेलेबल है, अच्छा मेंटर पकड़ो, उससे पूछो कि मुझे क्या-क्या करना है, वो स्टेप टू स्टेप आपको सब कुछ बताएगा। और आप ये बहुत छोटा, बहुत नॉर्मल, बहुत अदना सा एग्ज़ाम है, कुछ नहीं है, आप ऐसे ही निकाल जाओगे। पेपर 4 के अंदर इंग्लिश और हिंदी है, सोचो। याद करके रट के बढ़िया नंबर नहीं ला सकते क्या? खूब अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना? तो ज़्यादा इस विशेष साइकिल में नहीं फँसना है। अभी देखो, चलो आगे चलते हैं, ऐसी बातें तो क्या लिखा है सेंटेंस? आई थिंक यू ऑट टू नॉट स्पेंड, ये लिखा है टू और ये लिखा है स्पेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो टू लिखा है, स्पेंड लिखा है, बीच में क्या लिख दिया? नॉट। और मैंने क्या कहा था? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपस में इतना प्यार है कि इनके बीच में कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है, तो टू भी नॉट भी नहीं आ सकता है। तो इस नॉट को यहाँ से हटाओ। नॉट को कहाँ लिखना होता है? टू के आगे। इस नॉट को उठा के कहाँ लिखो? टू के आगे। अब सही बनेगा सेंटेंस। आई थिंक यू ought not to spend so much money on purchasing expensive offline courses, है ना? बस। अगला देखो, यू, और देखो मैंने किसी की बुराई नहीं की है, मैंने तो आपके भले की बात की है। मैंने किसी की बुराई नहीं की है, सब अपनी जगह अच्छा ही काम कर रहे हैं। मैंने किसी की बुराई नहीं की, सिर्फ आपके भले की बात की है। यार आप जो कम से कम मुझे देख रहे हो, इस मुझे सुन रहे हो, कम से कम आप लोग तो सीखो, समझो थोड़ा ना। आगे चलते हैं, देखो। यू ought टू हैव, अच्छा ठीक है, क्या लिखा? ought टू के बाद क्या लिखा? हैव के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो अटेंड नहीं आएगा, क्या आएगा? अटेंडेड। हाँ देखो, यू ought टू हैव अटेंडेड द क्लास, और इसका मतलब क्या होगा? यू ought टू अटेंड द क्लास का मतलब होता है कि आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए। और अगर एग्जाम खत्म हो गया, अब मैं आपको क्या बोलूंगा अगर आपका नंबर नहीं अच्छा है तो? यू ought टू हैव अटेंडेड माई क्लासेस, आपको मेरी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए थी। नहीं किया आपने, तभी तो ऐसा बोलना पड़ रहा है ना कि आपको करनी चाहिए थी, नहीं किया आपने, है ना? तो ये सेंटेंस मुझे कभी ना बोलना पड़े आपको, इसलिए आप ये सारी क्लासेस देखा करो। आगे चलो, यू ought टू हैव सीन दिस मूवी, मतलब क्या है? यू ought टू हैव सीन दिस मूवी का मतलब है आपको ये मूवी देखनी चाहिए थी। और
आपको ये मूवी देखनी चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू ऑट टू सी दिस मूवी। बस यू शुड सी दिस मूवी का मीनिंग भी सेम ही है। अब कोई कमेंट में ये मत पूछने लग जाना कि सर ऑट टू और शुड में क्या डिफरेंस है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। आप फालतू के उस चक्कर में मत पड़ो। जो छोटा मोटा माइनर डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उसके ऊपर वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप फालतू की मेहनत मत करो। सीधा याद रखो, शुड का मतलब भी चाहिए और टू मतलब भी चाहिए। काम की बात क्या है, अगर आपने हैव लिख दिया उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, और उसका मतलब क्या होगा, चाहिए था। और देखो, ought टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, और कभी भी नॉट लिखना पड़े तो कहां लिखना पड़ेगा, टू से पहले। और देखो काम की बात, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, कभी भी नॉट नहीं आता है। याद रखने की चीजें ये है ना, फालतू की चीजों में अपना दिमाग मत लगाना कभी भी। आगे देखो, if you focus on problems you will get more and more, if you focus on solution you will get more and more। इसका मतलब क्या, अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आगे मिलती जाएगी, अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे आपको सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, है ना। आगे देखो, पीपल शुड नॉट, ठीक है जी, शुड नॉट सही लिखा है, ब्रेक तोड़ना, ठीक है। पीपल ऑट नॉट टू ब्रेक देयर प्रोमिसेस, कुछ भी लिख दो दोनों सही है। पीपल शुड नॉट ब्रेक देयर प्रोमिसेस, लोगों को अपने वादे नहीं तोड़ने चाहिए। पीपल ऑट नॉट टू ब्रेक देयर प्रोमिसेस, लोगों को अपने वादे नहीं तोड़ने चाहिए। बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस है, देखो यार। ही सेड दैट ही विल गो देयर, अब इसमें आप बताओ इसमें क्या एरर है, ये सेंटेंस इसमें जो एरर है वो आपको आनी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास थी ना जो टेंस की, उसमें एक बात बताई थी क्या, कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। ये SAID सेड क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ, पास्ट है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है ना, सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में, खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। विल की जगह क्या आएगा, वुड, विल की जगह क्या आएगा, वुड, है ना। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे अब अगला, वुड। देखो ये इतना हो गया हमारा पोर्शन कंप्लीट, अब इधर वाला करते हैं, देखो, है ना। अब देखो वुड क्या होता है, वुड होता है विल का पास्ट, ठीक है जी। कहां गया ये, विल का पास्ट वुड होता है, ठीक है जी। और देखो, मैंने आपको इफ की 4 कंडीशन पढ़ाई थी, उसमें एक बात बताई थी कि कभी भी इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस V1। उसको भी याद रखो, वुड का यूज वहां भी होता है, ठीक है जी। और देखो, पास्ट हैबिट जिसके लिए हमने यूज टू का यूज किया था ना, उसकी जगह आप वुड का भी यूज कर सकते हो, आई वुड गो देयर, उसका मतलब भी यही होता है कि मैं वहां जाया करता था, है ना। वहां भी वुड का यूज कर सकते हो, ठीक है जी। देखो जरूरी बात ये रखनी है याद, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, एक तो वो, यानी कि विल और शैल का पास्ट वुड, ये बहुत जरूरी याद रखना है। इफ की 4 कंडीशन जरूर याद रखनी है, ये पास्ट की हैबिट है, याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। वुड क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही विनम्रता के साथ आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो तो आप क्या बोलोगे, वुड। अगर कोई अंग्रेज आपको ऐसे बोलता है ना, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, इसका मतलब है कि वो आपसे बहुत ही प्यार से पूछ रहा है कि क्या आप अपना पेन मुझे दोगे, है ना। वो क्या कर रहा है, बहुत ही प्यार से पूछ रहा है। और वो ऐसा बोले विल यू गिव मी योर पेन, इसका मतलब वो थोड़ा रूडली पूछ रहा है आपसे ना, जैसे। दूसरी बात ये देखो, अगर आपका कोई दोस्त है, आप उसको ऐसा बोल सकते हो, विल यू गिव मी योर पेन, क्या आप अपना पेन मुझे दोगे। बट सोचो कोई अनजान व्यक्ति है या आपसे बड़ा है, आपके परिवार का है, आपको क्या बोलना पड़ेगा, वुड यू प्लीज, है ना, वुड यू, ऐसे, है ना। या कहीं थोड़ा सा फॉर्मल रिलेशन है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, वुड यू, है ना। बट चलो दोस्ती है, ऐसे है, मतलब, तो क्या बोल सकते हो, विल यू भी बोल सकते हो। बस आगे चलो, देखो प्रोबेबिलिटी ना याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोलाइट रिक्वेस्ट जरूर याद रखना, पास्ट टेबल शेल का जरूर याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको इफ कंडीशन पढ़ाई थी जरूर याद रखना। और देखो, वुड लाइक टू, ये जरूर याद रखना, आई वुड लाइक टू, इसको तो रट लो, आई वुड लाइक टू, लाइक के साथ हमेशा ही वुड आएगा ऐसे। और देखो, प्रीफर, लाइक, रेदर के साथ जनरली वुड का ही यूज करते हैं, प्रीफर लाइक वेदर, प्रीफर लाइक वेदर, है ना, सॉरी रेदर, इनके साथ जनरली हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। बस इतनी सी बात है, आगे चलते हैं। गांधी जी वुड स्पिन इन द मॉर्निंग, गांधी जी सुबह में चरखा काता करते थे, वुड का यूज किसके लिए करते हैं, पास्ट के लिए भी करते हैं ना, तो सेंटेंस सही है। चलो आगे, वुड यू प्लीज हेल्प माई सन,
क्या आप मेरे बेटे की मदद करोगे? वो बहुत ही रिक्वेस्ट से पूछ रही है। पता कैसे चला? प्लीज लिखा है ना, प्लीज, तो मतलब आपको पता चल गया। क्या? वुड यू प्लीज हेल्प माई सन। आगे चलो देखो, आई वुड लाइक टू प्ले विद यू। आई वुड लाइक टू, लाइक, प्रेफर, रेदर, इनके साथ वुड लिखना है आपको हमेशा। आई वुड लाइक टू, आई विल लाइक टू नहीं होगा। आई वुड लाइक टू प्ले विद योर, सॉरी, प्ले विद यू, कुछ भी है ना ऐसे। आई वुड लाइक टू, बस ऐसे। आगे चलो, आई वुड रेदर स्टे, रेदर के साथ भी आपको क्या लगाना है? वुड। आई वुड रेदर स्टे देन टू गो, कुछ भी बोलो ऐसे ना। आई वुड रेदर स्टे। वसुंधरा वुड बी आवर सीएम, ये प्रोबेबिलिटी है। क्या? कि वसुंधरा हमारी सीएम होगी, हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है। इस सेंटेंस का कोई ज्यादा वो नहीं है, छोड़ो इसको। अगला देखो, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ ग्रीन टी। आप किसी को बहुत ही प्यार से पूछ रहे हो, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ ग्रीन टी। आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, कोई आपके पापा के फ्रेंड है, कुछ और है, तो आप उनको क्या करोगे? ऐसे ही पूछोगे कि क्या आप चाय लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। बट आपका कोई दोस्त आएगा, उसको आप इतना फॉर्मली थोड़ी ना पूछोगे कि क्या आप चाय लेना पसंद करोगे। आप बोलोगे चाय पिएगा क्या, ऐसे। विल यू हैव ए कप ऑफ टी, ऐसे, है ना। तो भाई, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, जो इंग्लिश कंट्रीज है, वहां पे जो इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज, वहां भी तो दोस्त भी तो होते हैं ना, तो वो भी अपने दोस्तों को जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, है ना। तो ये बस, ये उनकी लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज क्या है? हमारी लैंग्वेज अलग है। क्या हम तो क्या बोलते हैं? चाय पिएगा क्या, नहीं पी रहा क्या, ऐसे। बस वो क्या बोलते हैं? विल यू टेक ए कप ऑफ टी। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आएगा, फॉर्मल व्यक्ति आएगा, जिसके साथ उनका कोई सर आएगा, टीचर आएगा, पेरेंट्स का कोई फ्रेंड आएगा, तो क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। बस आगे चलो, आई वुड रेदर डाई देन बैग, है ना। रेदर के साथ क्या आएगा? वुड। लाइक के साथ क्या आएगा? वुड। प्रेफर के साथ क्या आएगा? वुड। ही हॉप्ड दैट, हॉप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या विल आ सकता है? क्या पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म? नहीं सर, विल की जगह क्या आएगा? वुड। अगला देखो, वुड यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। कोई आपसे पूछे, क्या पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा, बहुत ही है ना। वुड यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए पानी का एक जग लेके आओगे। बस आगे चलो, मिस्टर खल्ली वुड बी स्लीपिंग, ये प्रोबेबिलिटी है ना। खल्ली क्या कर रहा होगा? सो रहा होगा। बस आगे चलो, हो गया। देखो कितने हो गए? नीड नॉट हो गया, डेयर नॉट हो गया, ought to हो गया, तीन हो गई। फिर यूज टू किया हमने, यूज टू हो गया। फिर ये किया हमने, कौन सा? विल, सॉरी कितने कर दिए यार। हाँ, ये शुड और ought to। अरे ऐसे कंफ्यूज हो। देखो, नीड नॉट हो गया, डेयर नॉट हो गया, यूज टू हो गया। और देखो उसके बाद क्या हो गया? शुड हो गया, ought to हो गया, और क्या हो गया? वुड हो गया। कितने हो गए? 6 हो गए। बस आगे चलते। 6 तो हो गए। अब देखो, सेल और विल कितने हो गए? 7 और 8। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो, ये शेल विल है ना, शेल विल की आप कोई किसी प्रकार की टेंशन मत लेना। इसके ऊपर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसका क्वेश्चन जो आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ना समझ में आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा जिंदगी में। बट ना समझ में आए ज्यादा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जहां से आएगा वो मैं बता दूंगा, बाकी इसका क्वेश्चन नहीं आएगा ना। देखो, आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं। ई शी इट यू दे नेम के साथ विल का यूज करते हैं। बट ये देखो क्या लिखा है मैंने, इंटरोगेटिव मार्क है ना। यानी कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो आई और वी के साथ पक्का ही कौन आएगा? शैल आएगा। ठीक है जी। और देखो, ऑफर होगा, कोई ऑफर का भाव होगा तो आई और वी के साथ पक्का ही कौन आएगा? शैल आएगा। क्या आएगा? शैल आएगा। और देखो, अगर कोई रिफ्यूज करना होगा तो आई और वी के साथ कौन आएगा? विल नॉट आएगा। कौन आएगा? विल नॉट। याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। अब देखो, आई और वी के साथ विल आएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि अभी लिखा कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, ये बताने के लिए सेंटेंस मतलब को इस तरीके से बहुत मुश्किल होता है फ्रेम कर पाना कि एग्जामिनर आपको ये समझा पाए कि इस सेंटेंस में ये चीज है, और फिर आप विल और शैल का यूज करो, है ना। यानी कि विल और शैल का क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन को फ्रेम करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज है ना। तो इसलिए वो इसके क्वेश्चन से मोस्टली बचता है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे ना। क्या पूछेगा मैं आपको बता दूंगा, देखो, आई और वी के साथ क्या आएगा? विल। ही शी इट दे नेम के साथ क्या आएगा? शैल। कब? ये कंडीशन उल्टी है, देखो, आई और वी के साथ शैल आ रहा है, ही शी इट दे के साथ विल आ रहा है, बट हमने अब उल्टा बोला। क्या? आई और वी के साथ तो विल बोला है, ही शी इट दे के साथ शैल बोला है। कंडीशन कब होगी? जब कोई कमांड हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, है ना, तभी होगी, वरना नहीं होगी। अब देखो, काम की बात सबसे ये है, अगर आगे लेट्स लिखा होगा ना, तो पीछे उसका क्वेश्चन टैग बनाते टाइम आप क्या लिखोगे? शैल बी। क्या लिखोगे? शैल बी। अब आप एक बात बोलोगे कि सर क्या क्वेश्चन टैग हमारे सिलेबस में है क्या? बेटा, क्वेश्चन टैग आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक तो ये लेस्ट और एक ये लेट, इनसे
इतना प्यार है आरपीसी को, इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आरपीसी पूछता ही जाती है, तो वो कैसे भी पूछ सकती है ना। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पहले आया है इस तरीके से, है ना। लेकिन देखो, आप इसको प्रॉपरली क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये मॉडल भी तो है ना, शेल। तो ये मॉडल का भी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। बट ये बहुत काम की चीज है, इसके ऊपर तो आप 10 स्टार लगा लो, वो भी कम पड़ेगा ना। वो इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है। तो देखो, इसका लेट्स लिखा होगा, तो पीछे इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, शेल भी। लेकिन एग्जाम में कैसा दिया था, देखो दिखाऊं आपको। आरपीसी ने क्या पूछा था वो दिखाता हूँ मैं आपको। आरपीसी ने क्या पूछा था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, देखो। लेट मी लेट मी शो यू हाउ टू डू इट, है ना। क्या लिख दिया था, कैन आई। कैन आई नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, शैल आई होगा, बस, है ना। बस वही मैंने आपको सिखाया है। तो ये चीज तो बहुत सीखने की जरूरत है अपने लोगों को ना, शैल आई, है ना। तो ये इसको जरूर याद रखना, यहाँ पे शैल भी लिखा है, यहाँ पे लेट अस था ना, इसलिए शैल भी लिख दिया, लेट मी होता तो शैल आई लिख दो। आगे चलो, देखो। अब देखो, विल बी गो, यानी कि मैंने आपको एक बात बताई थी, कुछ सेंटेंस जब कभी भी इंटरोगेटिव होगा ना, तो वी के साथ आपको हमेशा क्या लिखना है, शैल लिखना है। सेंटेंस देखो, ये कहाँ लिखा है, बोलोगे सर कहाँ बताया था आपने, ये बताया देखो, ये बताया देखो। आई और वी के साथ हमेशा शैल आएगा, कब, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तब। अब सेंटेंस इंटरोगेटिव है, आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल। काट दो इसको, बस वो गलत हो गया, सही हो गया। अगला देखो, आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे। ये क्या है, एक प्रॉमिस है, तो बताई जा रही है ना, प्रॉमिस है। तो जब भी सेंटेंस प्रॉमिस होगा, डेटर्मिनेशन होगा, कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगी, तो क्या आएगा, आई और वी के साथ आएगा विल। बस सही तो लिखा है, आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कम व्हाट मे का मतलब पता है क्या होता है, ये पूरी फ्रेज है, कम व्हाट मे। ये क्या है, पूरी एक फ्रेज है, क्या है, कम व्हाट मे। कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। कम व्हाट मे का मतलब क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे, मैं आपकी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ये प्रॉमिस ही तो होती है ऐसी। आगे चलो। तो ऐसी छोटी छोटी जो आती है ना, छोटी फ्रेज, जैसे कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको याद रखा करो आप, है ना। आपके एग्जाम में सेंटेंस फ्रेम करने में बहुत काम आएगी। आई विल क्लियर दिस एग्जाम कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस एग्जाम को क्लियर करके ही रहूंगा। आगे चलो, देखो। ट्रेस पासर्स कौन होते हैं, वो बिना परमिशन के कहीं से किसी चीज को पार कर लेते हैं ना, ट्रेस पासर्स। पास करना मतलब गुजरना, बिना परमिशन के आप किसी जंगल से गुजर रहे हो, तो वो इलीगल काम है ना, वैसे। ट्रेस पासर्स शेल बी प्रोसिक्यूटेड, ये एक धमकी है ना। प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलना, जैसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्रोसिक्यूटेड। एक होता है प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड होता है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, है ना, वो होता है। और प्रोसिक्यूट क्या होता है, प्रोसिक्यूशनर को बुलाओ, ऐसे जज बोलता है ना वो, है ना। तो प्रोसिक्यूट करना क्या होता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि धमकी हो गई, धमकी हो गई तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, ट्रेस पासर्स थर्ड पर्सन के साथ शैल लिखना पड़ेगा। ट्रेस पासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ये सेंटेंस बहुत सारी जगह लिखा होता है ना, ट्रेस पासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। हाँ, आगे चलो, देखो। आई विल वर्क हार्ड, ये सही लिखा हुआ है सेंटेंस, ये भी सही लिखा हुआ है ना। आई विल वर्क हार्ड एंड गेट थ्रू दी एग्जाम, ये आपका डिटर्मिनेशन है, क्या, दृढ़ निश्चय है कि मैं पक्का बहुत मेहनत करूंगा। आई विल वर्क हार्ड, है ना, बस लिख दो। और नहीं मेहनत करोगे तो क्या बोल दोगे, आई शैल वर्क हार्ड। अब एक बात बताओ, सेंटेंस अगर एग्जाम में ऐसा लिखा है विल वर्क हार्ड, एक लिखा है आई शैल वर्क हार्ड, आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें वो दृढ़ निश्चय करके बैठा है, किसमें नहीं बैठा है, नहीं पता चलेगा ना आपको। इसीलिए इसका क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता आपसे कभी, है ना। बट चलो, जितना हो, जितनी एरर बन सकती है उतनी मैं आपको करवा दूंगा ना। आई विल नॉट गो विद यू इफ यू ड्राइव फास्ट, अगर आप तेज चलाते हो तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो, रिफ्यूजल है, रिफ्यूजल के साथ हमेशा क्या होता है, आई और वी के साथ विल आता है, आई विल नॉट गो। आगे चलो, देखो। शेल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, क्या मुझे आपके लिए ग्लास पानी का लाना चाहिए, ऑफर है। ऑफर होता है तो क्या होता है, देखो, ऑफर के अंदर आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं, शेल का, है ना। बस यही है, शेल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, है ना। बस आगे चलो। शेल आई हेल्प यू, ये तो बहुत जगह लिखा होता है, शेल आई हेल्प यू एक ऑफर है आप लोगों के लिए, क्या क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। शेल आई हेल्प यू बहुत सारी जगह, एयरपोर्ट पे बहुत जगह लिखा होता है शेल आई हेल्प यू ना, छोटा सा लिखा होता है शेल आई हेल्प यू, है ना। बस आगे चलो। लेट्स डांस टुगेदर शेल वी, इसको जरूर याद रखना। लेट्स डांस टुगेदर शेल, हो गया इतना, कितने हो गए देखो। नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, तीन हो गए।
उसके बाद शुड, ought to, would, 6 हो गए। उसके बाद क्या पढ़ा, will और shall, कितने हो गए, 8। 8 हो गए कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब देखो ये एक साथ पढ़ेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 मॉडल हम एक साथ पढ़ेंगे। 8 और 6 14, खत्म। अब देखो ये जितना इसके अंदर मैंने लिखा है ना, उतना ही काम का है आपके एग्जाम में, सिर्फ इतना ही काम का है, इससे ज्यादा आप मत पढ़ना। आप ये मत सोचना मैंने कम लिखा है, मैंने जितना आपके एग्जाम में आएगा ना उतना पूरा लिखा है, और इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप इस बात का मेरा पूरा पूरा भरोसा करना है ना। मैं ऐसे ही गारंटी नहीं ले रहा हूँ यार। आप मैं ऐसी गारंटी नहीं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे भी बहुत डर लगता है। अगर मैं सही से प्रॉपर मेहनत ना करके आऊँ ना, तो मैं इतनी बड़ी बात आप लोगों के सामने नहीं बोल सकता हूँ कि मतलब मैं गारंटी ले रहा हूँ ना इतनी ऐसी। आसान नहीं होता ऐसा बोल पाना, बहुत सही से मेहनत की होती है तभी इंसान ऐसा बोल पाता है। तो आप इससे ज़्यादा मत पढ़ना। और एक छोटी-सी बात मैं आपको बताता हूँ, देखो, आपको ये जो पीपीटी है ना यहाँ पे ब्लैक दिख रही होगी थोड़ी-सी, दिख रही है ना? अब मैं 1 मिनट इसको सही कर देता हूँ, तो 1 मिनट का टाइम देना आप मुझे। 1 मिनट के लिए थोड़ी-सी स्क्रीन गड़बड़ाएगी बट आप चिंता मत करना उस बात की। मैं 1 मिनट में सही करता हूँ। 1 मिनट का समय बस। थोड़ी-सी दिक्कत हुई ना, बस अब कंप्लीट हो गया वो। अब देखो, अब आपको दिख जाएगी, साफ दिख रही है ना बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कैन, ये लिखा है कुड, ये लिखा है मे, ये लिखा है माइट, मस्ट, मस्ट नॉट, बस इतना सा ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना और सारा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। आप, मैं ये नहीं कह रहा जो क्वेश्चन मैं दूं वो करना, आप किसी बुक से कर लेना, कहीं नहीं अड़ोगे आप बिल्कुल भी, ये मेरी गारंटी है, देखना आप, है ना। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, पहले पहले कैन। कैन आपको ऑलरेडी पता है ना, मैं उसी नॉलेज का यूज करूंगा आप लोगों के लिए। कैन का मतलब देखो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ। आई कैन रीड दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ। आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। आप किसकी बात कर रहे हो, आपकी एबिलिटी की, आपकी एबिलिटी, है ना। आप किसकी बात कर रहे हो, आपकी एबिलिटी। और देखो इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी, और क्या होती है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। जैसे देखो एक होता है विल, एक होता है वुड। वुड में क्या होता है, बहुत ही फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, फॉर्मल, आप किसी से पूछते हो वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी, ऐसे ना, ऐसे। और मैंने एक आपको बताई थी, अपने दोस्त से क्या पूछते हो, चाय पिएगा क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विल यू हैव कप ऑफ टी, वैसे। वैसे देखो कैन और कुड में भी होता है। कैन क्या होता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट होती है, आपने किसी से फ्रेंडली पूछ रहे हो, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अपने किसी दोस्त से कैन आई टेक योर पेन, यार मैं तेरा पेन ले सकता हूँ क्या, ऐसे। लेकिन आप किसी से बहुत ही फॉर्मली पूछोगे तो कैसे बोलोगे, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ प्लीज, है ना। किसी अनजान से पूछोगे या किसी फॉर्मल वे में पूछोगे तो क्या बोलोगे, कुड, है ना। जैसे देखो, जैसे विल था, वुड था, वैसे कैन है, कुड है, बस। कुड और वुड का यूज कब करते हैं, बहुत ही फॉर्मल रिक्वेस्ट, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कैन और विल का यूज कब करते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, है ना। बस इतना सा डिफरेंस, और कुछ नहीं से ज्यादा। अब देखो आगे पढ़ते हैं। कुड, कुड क्या होता है, सबसे पहली बात, कुड होता है पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है जी, एक तो ये होता है। पॉसिबिलिटी होती है पास्ट की, ठीक है जी। और देखो पोलाइट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। देखो कैन क्या थी, फ्रेंडली रिक्वेस्ट थी। कुड क्या, पोलाइट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट है। कैन क्या थी, फ्रेंडली रिक्वेस्ट थी। कुड क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट है। इस डिफरेंस को जरूर ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, हो गया कैन और कुड पूरा, इतना ही है कैन और कुड, इससे ज्यादा है भी नहीं। देखो उसके बाद आपको बताता हूँ, कैन नॉट। कैन नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट हैविंग राइट, नहीं कर सकते हो आप ये काम, वही तो होता है कैन नॉट, बस। आगे चलो देखो, नो हाउ टू। नो हाउ टू का मीनिंग ही कैन होता है, आप नो हाउ टू लिख दो चाहे कैन लिख दो, सेम मीनिंग होता है। जैसे देखो, आई नो हाउ टू ड्राइव, आई नो हाउ टू ड्राइव, या फिर क्या बोल दो, आई कैन ड्राइव, एक ही बात है बेटा। देखो, आई नो हाउ टू ड्राइव, मैं जानता हूँ गाड़ी कैसे चलाई जाती है, या फिर आई कैन ड्राइव, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। दोनों मीनिंग सेम है ना। दोनों मीनिंग कैसे है, सेम है। आगे देखो, कैन और कुड के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा, एबल टू नहीं आएगा, क्योंकि कैन और कुड का मतलब ही एबल होता है।
है ना, या तो आप ऐसे लिखो आई एम एबल टू डू इट, मैं यह काम करने योग्य हूं, वही आप क्या लिख दो, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं, दोनों में से एक लिख दो। बट ऐसा नहीं लिख सकते आई कैन एबल टू, वो गलत हो जाएगा। यानी कि कभी भी कैन और कुड के साथ एबल नहीं आएगा। अगर कैन और कुड के साथ एबल लिखा होगा तो गलत होगा सेंटेंस, है ना। एबल को हटा दो या फिर कैन कुड को हटाओ, कुछ तो हटाओ उसमें से, है ना। आगे देखो, हो गया इतना, बस इतनी सी चीजें हैं। बाकी अगर इन्हीं मॉडल्स को मैं अगर अकेले कैन को पढ़ाऊं, अकेले कुड को पढ़ाऊं, फालतू की 10 चीजें आपको बताऊं जो एग्जाम में कोई काम नहीं आनी है, का कोई फायदा नहीं है। उससे पता है क्या होता है, जो काम की चीज है वो रह जाती है, और जो बिना काम की फालतू की जो चीजें है ना वो बच्चे को पढ़ा दी जाती है। इससे क्या होता है, वो ना तो काम की चीज सीख पाया और ना वो बिना काम वाली उसको याद रही, वो सब कचरा हो जाता है। इसीलिए मॉडल क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। बट ये बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया ना, इसको अच्छे से याद रखना। कुछ नहीं करना है, इस छोटी सी पिक्चर को अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, देखते रहना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे देखो, मे क्या होता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होती है मे। और क्या होता है, परमिशन, है ना। आई मे कम इन, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ यू मे, परमिशन भी होता है। और देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज होता है, हमने पढ़े थे कब, नरेशन में पढ़े थे ना, मे गॉड ब्लेस यू, इस टाइप के सेंटेंस, है ना। यू माइट बी ब्लेस्ड बाय गॉड, ऐसे पढ़े थे हमने सेंटेंस। वो देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसका यूज होता है, विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, किसी को करना होता है तो किसका यूज करते हैं, मे यू गो टू हेल, ऐसे बोलते हैं मे, तब किसका यूज करते हैं, मे का। और देखो, माइट क्या होता है, पास्ट ऑफ मे का तो पास्ट होता है ये माइट, ठीक है जी। और क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी होता है, कौन, माइट। माइट क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत कम है तो क्या बोलते हैं, माइट, ठीक है, ये होगा। अब देखो, मस्ट, मस्ट क्या होता है, ऑब्लिगेशन, काम करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मस्ट, देखो जैसे माइट क्या है, बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, होने की संभावना बहुत कम है। मे क्या है, थोड़ी बहुत संभावना है। मस्ट क्या है, बहुत ज्यादा संभावना है। बस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब क्या, होने की संभावना, स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा है, रिमोट है बहुत कम है, पॉसिबिलिटी है मे के साथ नॉर्मल है। बस आगे चलो, मस्ट के बाद ये क्या लिखा है, देखो नॉट इक्वल टू नीड टू, नीड नॉट लिखा है। यानी कि मस्ट का एंटो कौन होता है, मस्ट मतलब करना चाहिए, चाहिए करना पड़ेगा। नीड नॉट का मतलब क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, दोनों एक दूसरे के विलोम अर्थ हो गए ना। बस आगे चलो, देखो नीड नॉट बराबर नॉन ऑब्लिगेशन, नीड नॉट का मतलब कोई जरूरत नहीं है करने की, नॉन ऑब्लिगेशन जरूरत नहीं है ना। बस सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, मस्ट नोट क्या होता है, मस्ट नोट थोड़ा सा सीख लो, वैसे ज्यादा इतना काम करनी। प्रोहिबिशन, फॉरबिड, नॉट अलाउड। मस्ट नॉट का मतलब आपको अलाउड नहीं है, ये जो लिखा है इसको छोड़ दो। बस मस्ट नॉट का मतलब इतना ही कि अलाउड नहीं है। अब देखो, इधर जो कोने में लिखा है ना वो काम की चीज है। मे और माइट के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी और लाइकली नहीं आएगा, क्योंकि इनका मीनिंग ही पॉसिबिलिटी और लाइकली होता है। इसके अंदर पहले से पॉसिबिलिटी और लाइकली छुपा होता है, तो मे और माइट के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी और लाइकली नहीं आएगा। और देखो, काम की बात बताता हूँ, सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ हमेशा में आएगा। सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ हमेशा क्या आएगा, में आएगा, कैन नहीं आएगा। हमेशा क्या आएगा, में आएगा, सो दैट इन ऑर्डर दैट के साथ, है ना। बस हो गया आपका कंप्लीट। अब ये छोटा सा मैंने और बताया, ये भी थोड़ा समझ लो, समझ में आए तो ठीक है, वरना जो ये पीछे वाली पिक्चर थी ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्चर है आपकी। ये नॉर्मल समझ में आए तो देख लो, ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एबिलिटी और कैपेसिटी क्या होती है, कैन, और पास्ट में क्या होती है, कुड, ठीक है जी। रिक्वेस्ट और ऑफर क्या होता है, विल होता है फ्रेंडली, वुड और कुड होता है बहुत ही पोलाइट। और देखो, परमिशन क्या होती है, यू मे गो और यू कैन, ऐसे। और देखो, पॉसिबिलिटी क्या होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी माइट, कॉमन और नॉर्मल मे, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट। सजेशन ये क्या है, कुछ नहीं है, ज्यादा याद मत रखो। मॉरल, ड्यूटी, ऐसे कुछ नहीं है, ज्यादा याद मत रखो, कोई काम का नहीं है ना। बस ये याद रख लो और थोड़ा सा ये याद रख लो, बस इतना ही काम कर। अब देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये सही लिखा है क्या, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, बिल्कुल सही लिखा है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, सही है। अगला देखो, आई कैन क्रैक आरएस मेंस एग्जाम, मैं आरएस मेंस का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, तभी तो मैं बोल रहा हूं, बस बिल्कुल सही लिखा है। आगे देखो, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो इसके साथ कैन आएगा, कुड आएगा, कुड आएगा, बस सही लिखा है, बिल्कुल सही है। आगे चलो, पेंगुइन्स कुड या कैन स्विम वेरी वेल। पेंगुइन्स कुड का मतलब तो हो गया पेंगुइन्स तैर सकती थी, और कैन का मतलब हो गया तैर सकती है। तो क्या पेंगुइन आज तैर सकती है, कल तैर सकती थी और आगे भी तो तैर सकती होगी ना। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पेंगुइन अच्छे से तैर सकती थी और अब तो नहीं तैरती है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, कैन लिखना पड़ेगा, वो तो तैर सकती है आज भी, कैन। कुड तो कब लिखते, जब वो पास्ट में तो तैर सकती थी लेकिन अब वो तैरना भूल गई, तब लिखते कुड। बट ऐसा तो नहीं है, पेंगुइन तो आज भी तैरती है, तो क्या लिख दो, कैन। अगला देखो, आई कैन या कुड रन फास्ट
व्हेन आई वाज यंग, अच्छा आई वाज यंग लिखा है ना, जब मैं जवान था, जब मैं यंग था तो मैं क्या कर सकता था, बहुत तेज भाग सकता था। तो क्या लिखना पड़ेगा, कुड, कैन को काटो। आगे देखो, इट इज स्नोइंग सो, इट इज स्नोइंग, क्या लिख रहा है देखो, इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, इट इज स्नोइंग, इज प्लस आईएनजी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि उस मोमेंट पे काम चल रहा है। इट इज स्नोइंग, अभी बर्फबारी हो रही है। सो वी कैन नॉट या कुड नॉट, क्या होगा बताओ, पास्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, कैन नॉट, वी कैन नॉट गो आउट, अभी बर्फबारी हो रही है, वी कैन नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। आगे चलो, माधुरी शुड स्पीक या फिर कैन स्पीक, माधुरी बोल सकती है या कि माधुरी को बोलनी चाहिए, कोई जरूरी है कि माधुरी 5 लैंग्वेज बोले, नहीं, माधुरी तो एक भी नहीं बोलेगी, क्या कर लोगे, नहीं कर सकते ना। तो यह है कि माधुरी बोल सकती है, माधुरी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, शुड आना कोई जरूरी नहीं है, काटो उसको। आगे चलो, कैन आई टेक योर स्कूटर, अगर आपका फ्रेंड है तो क्या बोलोगे, कैन आई टेक योर स्कूटर, तेरी बाइक ले लूं क्या यार, ऐसे बोलते हैं ना, तेरी बाइक ले सकता हूँ क्या, कैन आई टेक योर स्कूटर। बट वहीं अगर फ्रेंड के पापा खड़े हैं तो क्या बोलोगे, कुड आई टेक योर स्कूटर, अंकल क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे ना, बस इतनी सी बात है। तो कैन भी सही है, कुड भी सही है, अगर जब तक रेफरेंस ना पता हो, अगर आप पीछे अंकल आंटी सर मैडम कुछ लिखा हो तो क्या लिखोगे, कुड बोलोगे, ना लिखा हो तो क्या बोलोगे, कैन बोलोगे, बस। आगे देखो, कैन या कुड आई टॉक टू मिस्टर महिपाल जी, ये देखो ये सेंटेंस हमेशा फॉर्मल होगा, क्या मैं मिस्टर महिपाल जी से बात कर सकता हूँ, क्या बोलना पड़ेगा, कुड आई टॉक टू मिस्टर महिपाल जी। आगे चलो देखो, कुड और कैन यू प्लीज, प्लीज लिखते हैं, क्या लिख दिया, उत्तम पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या मुझे आप थोड़े बहुत पैसे उधार दोगे, बस। आगे चलो देखो, ये लिखा है, यू कैन नॉट पार्क हेयर, इट इज फॉरबिडन, यू कैन नॉट पार्क हेयर, यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, इट इज फॉरबिडन, ये मना है, बस सही है सेंटेंस। अगला देखो, आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता हूँ, है ना, सही लिखा है सेंटेंस। चलो आगे चलो, आई नो हाउ टू ड्राइव, मैं जानता हूँ गाड़ी कैसी चलानी होती है, सही लिखा है जी, ठीक है। आई कैन ड्राइव, दोनों का मीनिंग भी सेम है, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, बिल्कुल सही है। बट ऐसा मत लिख देना आई कैन नो हाउ टू ड्राइव, ये गलत हो जाएगा, है ना। आप ऐसा लिख दो, आई कैन नो हाउ टू ड्राइव, ये सब गलत हो जाएगा, देखो ना। तो आई नो हाउ टू ड्राइव, मैं जानता हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं, या फिर आई कैन ड्राइव, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, दोनों एक ही बात होती है। अगला देखो, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है जी, कैन नॉट लिखा है और साथ में लिख दिया एबल टू, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, गलत हो गया, क्या बोलो, या तो ये बोलो आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता हूँ, ठीक है जी, या क्या बोलो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये भी सही है, दोनों सही है, बट कैन के साथ एबल लिखना गलत है, बस। आगे चले, आगे देखो, इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, जनरल सामान्य थोड़ी सी, ठीक है जी। मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, ये किसी के लिए ब्लेसिंग है, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत बहुत सालों तक जिंदा रहो, है ना, मे यू लिव लॉन्ग। तब हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। आगे देखो, वी ईट सो दैट, हम खाते हैं सो दैट, जिससे कि हम क्या रहे, जिंदा रह सकें, तो किसका यूज करो, मे का, मैंने आपको बताया था, इन ऑर्डर दैट और सो दैट के साथ किसका यूज करते हैं, मे का। आगे चलो, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, वह 5 स्टार होटल में तो रुकता है, फ्लाइट से आता जाता है। आगे देखो, ही मे बी रिच, ऐसा हो सकता है क्या, ही माइट बी रिच या ही मस्ट बी रिच, यार इसमें आंसर होगा ही मस्ट बी रिच, क्यों, आपको पता है ऑलरेडी, यार 5 स्टार होटल में रुकता है, ट्रेवल करता है उससे, एयर से, फ्लाइट से, तो क्या होगा, वो बहुत अमीर होगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो क्या आएगा, मस्ट। मैं नहीं आ सकता, मे में तो क्या होता है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, माइट में क्या होता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी। यार आपको तो ऑलरेडी पता है, 5 स्टार होटल में रुकने वाला आदमी बहुत अमीर होता है, मस्ट, ही मस्ट बी रिच, है ना। आगे चलो, ही माइट बी पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डोंट हैव मच होप, देखो, आई डोंट हैव मच होप, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, यानी कि उसके पास होने की संभावना बहुत कम है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ही माइट, ही माइट पास द एग्जाम, हो सकता है वो एग्जाम पास कर जाए, बट उसकी इंटेलिजेंसी को देखते हुए मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसके पास करने की, हो सकता है पास कर जाए, 1-8% चांस है, बट उसकी इंटेलिजेंसी देखते हुए मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है ना, इस टाइप का सेंटेंस है, यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करेंगे, माइट का। आगे चलो, मे आई कम इन सर, यस यू मे, ये तो आप खूब यूज करते हो, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, कुछ भी ऐसे। आगे चलो, यू मस्ट गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। अगला देखो, यू नीड नॉट गो नाउ, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको नहीं जाना चाहिए। आगे देखो,
यू नीड नॉट रीड द बुक, अब आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यू मस्ट रीड द बुक, अब आपको बुक पढ़नी ही चाहिए। आगे देखो, यू मस्ट रीड द बुक। आगे देखो, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर, सोल्जर्स को ऑर्डर ओबे करना ही चाहिए वरना उसको उसकी सजा मिलेगी। आगे चलो, यू मस्ट पे टैक्स, यू आपको अपना टैक्स पे करना ही चाहिए वरना आपको आपको उसका कुछ ना कुछ फाइन लगेगा। आगे देखो, स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल इन टाइम, स्टूडेंट्स को समय से पहले स्कूल आना चाहिए वरना क्या होगा, पीटीआई जी मारेंगे। आगे चलो देखो, यू मे पॉसिबली कम टुमारो, अब यार मे का मतलब भी तो पॉसिबिलिटी होता है ना, मे का मतलब ही पॉसिबिलिटी है। इट मे रेन टुडे, आज हो सकता है बारिश हो जाए। पॉसिबली उसके साथ लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बताया था पहले भी, पॉसिबली लाइकली नहीं लिखेंगे। यू मे कम टुमारो, आप कल आ सकते हो, बस। आगे चलो, यू मे कम टुमारो, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये भी सही है। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, मे और माइट के साथ पॉसिबली लाइकली नहीं आएगा, विल के साथ तो आ सकता है, ठीक है। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, हो सकता है पॉसिबली कि हम कल आए। आगे देखो, चिल्ड्रन मस्ट नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, बच्चों को किसी भी कीमत पर अनजान व्यक्तियों से बात नहीं करनी चाहिए। कार्स मस्ट नॉट पार्क इन फ्रंट ऑफ एंट्रेंस, गाड़ियों को एंट्रेंस के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। आगे देखो, देयर इज ए डिफेंस एरिया सो यू मस्ट नॉट फोटोग्राफ हियर, ये एक डिफेंस एरिया है तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ नहीं करने चाहिए क्योंकि वरना इसकी सजा मिलेगी आपको ना। बस, ये लो जी, आपका मॉडल हो गया खत्म। अब देखो कहने की बात क्या है, 2 मिनट और रुक जाओ यार, इतना जल्दी मत भागो। कृपा लाइट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेगी, टेस्ट सीरीज है, कलम है, वीआईपी है, टारगेट 120, डिटेल सॉल्यूशन है, वीडियो है। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोग कुछ करो ना करो, सबसे पहले जो सर के कलम के जो वीडियो है ना, जो 11 वीडियो है, आप मेरे कहने से वो 11 वीडियो देख लेना जरूर जरूर। आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। इंप्रूवमेंट ये नहीं कह रहा मैं, जो ये प्री लेवल का मेंस में आंसर राइटिंग करने का जो इंप्रूवमेंट आएगा ना, आप मुझे बहुत बहुत थैंक्स कहोगे उसके बाद। मोस्टली बच्चों ने देख रखे हैं, बट जिन्होंने भी नहीं देखे ना, वो कलम जरूर देख लेना आप लोग, है ना। उसके बाद आप सोचना कि इस रिपल आइटम में कितनी क्वालिटी होगी, है ना। इसके आंसर लिखे जाते होंगे तो कितनी क्वालिटी के साथ लिखे जाते होंगे, इसके आंसर चेक होते होंगे तो कितनी क्वालिटी के साथ चेक होते होंगे, है ना। इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन बनते होंगे तो सोचो आप कितनी क्वालिटी होती है। तो इसलिए मैं आपको ये सब चीजें कहता हूँ, बहुत काम की है। रिपल आइट ओल्ड स्टूडेंट के लिए सिर्फ 3000 का, न्यू के लिए 5000 का। कलम की वीडियो सभी बच्चे देखोगे, एक बार और देखोगे, जिन्होंने देख लिए वैसे मत सोचो कि सर हमने तो देख लिए, एक बार और देखो यार, फिर एक बार और देखना, उसके नोट्स बढ़ाओ, जो इंप्रूवमेंट आएगा ना आप सोचते रह जाओगे। अगला देखो, हाउ टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए क्या, बहुत सिंपल से, कनेक्ट सिविल सर्च करो, अपना क्या कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लो। कोई भी बात हो लेट्स कनेक्टेड पे मैसेज कर दिया करो, है ना। कोर्स लेना हो, ये करना हो, वो करना हो, डाउट आउट कुछ भी। और देखो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज डेली क्या करो, उससे आपकी मेमोरी भी बहुत बढ़ती है। अच्छा अच्छा खाना खाया करो, और अपने घर वालों से, दोस्तों से, फ्रेंड से थोड़ी बहुत देर के लिए जरूर बात क्या करो, बहुत लंबी टाइम तो बात मत किया करो आप लोग। और देखो, अच्छा लगे आप लाइक किया करो, ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और देखो, ट्विटर पे फॉलो करो, और इस ट्विटर पे चिड़िया पे फॉलो कर लो, और क्या करो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, जरूर जरूर ज्वाइन कर लो। और देखो, कोई भी डाउट आप लोग कमेंट कर दिया करो, ऐसा नहीं है। आपका एक टॉपिक और बचा है, वो पूरा होने के बाद आपके सारे कमेंट देखेंगे दोबारा से ना, सारे देख के सारे डाउट क्लियर कर देंगे। आप चिंता मत करो। आपने अगर हमारे लिए एक लेटर भी टाइप किया ना, एक छोटा सा लेटर, मतलब वो वाला लेटर नहीं, बहुत बड़ा, एक वर्ड भी, है ना, एक वर्ड भी टाइप किया ना, उसका भी आपको वापस दिया जाएगा, चिंता मत करो आप, है ना। सब कुछ देख लेंगे, जो भी नए डाउट होंगे पुराने वीडियोस पे बच्चों ने और कमेंट के, सब कुछ आपका क्लियर कर देंगे, आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। और देखो, ये क्या है, पीडीएफ लेने का तो सिंपल मेथड आपको जो बता ही रखा है, हम आपके लिए इतना करें तो थोड़ा सा यार आप लोग भी कर दो हमारे लिए, कहीं शेयर कर दिया करो, कई लोगों को बता दिया करो, बहुत अच्छी चीजें हैं। इतना भला आप करोगे ना, किसी और का भला करोगे तो आपका भी भगवान क्या करेगा, बहुत भला करेगा। चलो इसी के साथ जय हिंद।